अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू कॉर्नर 2.0 चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपके लिए मलिक सफ्तार याद की एक और दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। इस कहानी का नाम है मौजे खूं। मलिक सफ्तार याद की ये कहानी यकीनन आपको पसंद आएगी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें। शुक्रिया। लड़की की उम्र 13-14 साल के लगभग थी। उसने सब्ज चादर, फूलदार कमीज और सफेद शलवार पहन रखी थी। उसके भूरे बालों की एक उलझी हुई लठ सब्ज चादर से बाहर निकली हुई थी। चेहरा सुता हुआ था और गालों पर खुश्क आंसू चमक रहे थे। उसके साथ 3 आदमी थे। 2 नौजवान थे और तीसरा अधेड़ उम्र का बरेज शख्स था। उन तीनों के चेहरों पर सोगवारी या उदासी नहीं थी, सिर्फ तरन्नुम की कैफियत थी, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि जो उफ्ताद लड़की पर नाजिल हुई थी वो उससे बराह रास्त मुतासिर नहीं हुए थे। यानी उनका लड़की से कोई रिश्ता नहीं था। वो फकत इंसानी हमदर्दी के तहत लड़की के साथ आए थे और मेरा ये अंदाजा दुरुस्त ही साबित हुआ। बरेज शख्स ने अपना नाम खैरदीन बताया और कहा, जनाब, ये गुलाम सरवर की भतीजी जैनू है। ये कहती है कि इसके चाचे को 2 आदमियों ने दरिया में फेंक दिया है। इस असना में लड़की ने अटक अटक कर सांस लिया और उसे हिचकी सी आई। मैंने खैरदीन से कहा, पूरी बात बताओ। खैरदीन ने कहा, यह लड़की रोती हुई दरिया की तरफ से इधर आ रही थी। हम लोग खेतों की तरफ से आ रहे थे। मैंने इससे रोने की वजह पूछी तो इसने बताया कि 2 आदमियों ने इसके चाचे को दरिया में फेंक दिया है और वो डूब गया है। बाकी आप खुद पूछ लें। एक नौजवान ने कहा, हमने दरिया पर जाकर देखा था मगर वहां कोई शख्स नजर नहीं आया, न दरिया के अंदर और न बाहर। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान ने जवाब दिया, मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। ये मेरा दोस्त हामिद अली है। हम अपने खेतों की तरफ से आ रहे थे। मैंने पूछा, तुम लोग एक साथ थे या अलग अलग? खैरदीन ने कहा, ये दोनों बाद में आए थे। उस वक्त मैं जैनू से बातें कर रहा था। मैंने सर हिलाया और दोनों नौजवानों के कपड़ों का जायजा लिया। उस वक्त रात के 9 बजे थे और बल्ब की रोशनी कुछ मध्यम सी थी और उस मध्यम रोशनी में नौजवानों के कपड़े खुश्की लगते थे। मैंने जैनू से कहा, तसल्ली से सारी बात बताओ। उसने हिचकियों के दरमियान जो कुछ बताया उसका खुलासा ये है। चाचा गुलाम सरवर उसे सैर कराने दरिया पर ले गया था। शाम के वक्त जब उन्होंने वापसी का इरादा किया तो अचानक 2 आदमी झाड़ियों से निकलकर उसकी तरफ बढ़े। उनमें से एक ने आवाज भी लगाई। गुलाम सरवर ने जैनू से कहा, मुझे इनकी नीयत अच्छी नहीं लगती। ये उचक्के मालूम होते हैं। तुम थोड़ा आगे जाकर मेरा इंतजार करो, मैं इनसे निमट कर आता हूँ। उस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था और दरिया का किनारा सुनसान पड़ा था। वहां से तकरीबन 2 फरलांग के फासले पर पुल था, जिस पर इक्का दुक्का गाड़ी या तांगा वगैरह नजर आ जाता था। जैनू ने बताया कि वो पगडंडी के किनारे पर उगी हुई झाड़ियों के पास जाकर रुक गई। जिन 2 आदमियों ने उसके चाचे को आवाज दी थी उन्होंने गिरवे रंग की चादरों की बुक्कल मार रखी थी और उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। उनमें से एक ने गुलाम सरवर का गिरबान पकड़ने की कोशिश की। गुलाम सरवर ने उसका हाथ झटक दिया और उसे शरीफाना रवैया इख्तियार करने का मशवरा दिया। दोनों उचक्कों ने हाथापाई शुरू कर दी। ये देखकर जैनू ने चीखना शुरू कर दिया। हाथापाई तकरीबन 5-6 मिनट तक होती रही। तीनों लड़ते झगड़ते और हाथापाई करते हुए दरिया के किनारे तक पहुंच गए। जैनू ने बताया कि थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान दूसरी तरफ हो गया। तभी उसने चाचे के चीखने और दरिया में गिरने की आवाज सुनी। उसने लम्हा भर के लिए अपने चाचा की तरफ देखा जो दरिया में डुबकियां खा रहा था। फिर दहशत ज़दा होकर बस्ती की तरफ भागी। मैंने पूछा, उन उचक्कों ने तुम्हारा पीछा नहीं किया? उसने जवाब दिया, नहीं जी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा, जहां तुम खड़ी थी वहां से दरिया का किनारा कितनी दूर था? मेरा मतलब है वो जगह जहां तुम्हारा चाचा दरिया में गिरा था। उसने सवाल का जवाब देने में कुछ उलझन महसूस की। कुछ देर सोचने के बाद बोली, वो जगह इतनी दूर थी जितनी दूर यहां से गली है। मैंने कहा, जिन उचक्कों ने तुम्हारे चाचे पर हमला किया था क्या तुम उनको पहचान लोगी? उसने नफी में सर हिला दिया। नहीं जी, मैंने उनकी शक्लें नहीं देखी थी। उन्होंने चादरें लपेट रखी थी। मैंने हेड क्लर्क को बुलाकर कहा, इस लड़की के चाचे को 2 नामालूम हमलावरों ने दरिया में फेंक दिया है। इसे अपने कमरे में ले जाओ और सारी तफसील पूछकर रिपोर्ट दर्ज कर लो। खैरदीन ने कहा, बेचारी का एक ही सहारा था, वो भी जाता रहा। गुलाम सरवर बड़ा नेक आदमी था, नमाजी और परहेजगार। मैंने कहा, क्या तुम गुलाम सरवर को जानते हो? उसने कहा, बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, आप भी जानते होंगे। उसके बड़े भाई यानी जैनू के बाप नियाज अली को डकैती और कत्ल के जुर्म में सजाए मौत हो गई थी। मैं कदरे चौंका। मैंने पूछा, ये उस नियाज अली की बेटी है? उसने कहा, हाँ जी, ये उसी नियाज अली की बेटी है। उसे 3 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट जेल में फांसी पर लटकाया गया था। छोटा भाई जितना नेक था, बड़ा उतना ही शैतान था। मैंने पूछा, जैनू कब से यहाँ रह रही थी? खैरदीन ने कहा, इसको यहाँ आए हुए तकरीबन 3 माह हो गए थे। बाप के कफन दफन के 5वें दिन यहाँ आ गई थी।
गुलाम सरवर ना तो भाई के जनाजे में शरीक हुआ था और ना ही कभी जेल में उससे मिलने गया था। उसने साफ कह दिया था कि वो एक कातिल के जनाजे में शरीक नहीं होगा। बड़ा सूफी किस्म का आदमी था। उसका ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजरता था। मैंने पूछा उसके बीवी बच्चों को इस वाक़े की इत्तला हो गई थी? उसने कहा बीवी बच्चे कहाँ जी, उसकी अभी शादी ही नहीं हुई थी। जैनू के बाप नियाज अली के बारे में मुझे काफी बातें मालूम थी। खैर दिन की बातों से उन मालूमात में मजीद इजाफा हुआ। अगले रोज मैंने एक एएसआई और 2 सिपाहियों को तफ्तीश के लिए दरिया की तरफ रवाना कर दिया और जरूरी कामों से फारिग होने के बाद गुलाम सरवर की फूफी के घर पहुंच गया। वो 70-72 साल की बूढ़ी औरत थी। उसकी बिनाई भी कमजोर थी और समात भी। वो अपने बड़े बेटे के साथ रहती थी जिसकी उम्र 55 साल के करीब थी। उसका नाम खुदा बख्श था। जैनू अब उन्हीं के घर में थी। खुदा बख्श ने बताया कि उसकी माँ गुलाम सरवर की सगी फूफी नहीं थी और गुलाम सरवर का उनसे ज्यादा मिलना जुलना नहीं था। मैंने पूछा गुलाम सरवर कैसा आदमी था? उसने जवाब दिया बड़ा नेक आदमी था। यकीन नहीं आता कि वो दरिया में डूबकर मर गया है। मैंने अपने बेटों को सुबह ही दरिया पर भेज दिया था। उनके साथ गौताखोर भी थे। वैसे आजकल दरिया जोरों पर है, पता नहीं पानी उसे कहाँ ले गया हो। मैंने पूछा उसकी किसी से दुश्मनी वगैरह थी? उसने सोचते हुए जवाब दिया उसका तो कोई दुश्मन नहीं था, पर नियाज अली ने बड़े दुश्मन बनाए थे। सच्ची बात यह है कि मैं उसकी बेटी को अपने घर में रखने पर राजी नहीं हूँ। मैंने कहा आपका मतलब है कि यह नियाज अली के किसी दुश्मन का काम है? लगता तो यही है। गुलाम सरवर ने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की थी। मैंने पूछा गुलाम सरवर के माली हालात कैसे थे? उसने जवाब दिया जैसे एक मजदूर के होने चाहिए। फिर कुछ सोचने के बाद बोला वैसे जैनू के आने के बाद उसके घर में कुछ खुशहाली नजर आने लगी थी। पहले उसके घर में दाल सब्जी पकती थी, आजकल भुने हुए गोश्त की खुशबुएं आती थी। कपड़े भी वल किस्म के पहनने लगा था। लोग कहते हैं कि लड़की अपने साथ बड़ा माल लेकर आई है। मैंने पूछा गुलाम सरवर को तैरना आता था? उसने कहा नहीं जी। मैं कुछ देर तक उससे बातें करता रहा। फिर उससे कहा कि जैनू को मेरे पास भेज दो। ये बात बड़ी ताज्जुब खेज थी कि उचक्कों ने जैनू को कुछ नहीं कहा था। नीज उस जमाने में राहजनी की वारदातें न होने के बराबर थीं। लोग सुनसान रास्तों पर अकेले सफर करते थे, दिन को भी और रात को भी। इस तरह सफर करने वाले अमूमन गरीब लोग होते हैं जिनकी जेब में चंद सिक्कों के सिवा कुछ नहीं होता। ऐसे पैदल मुसाफिरों को चोर उचक्के कुछ नहीं कहते थे। और जिस इलाके में यह वारदात हुई थी वहां से कभी राहजनी की रिपोर्ट नहीं मिली थी, इसलिए मेरा ध्यान दुश्मनी की तरफ ही जाता था। जैनू छोटे छोटे कदम उठाती हुई कमरे में दाखिल हुई। उसने गुज़श्ता रात वाले कपड़े पहन रखे थे और पहले से ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। वो अपने दुपट्टे का किनारा उंगली पर लपेट और खोल रही थी। यूं लगता था कि वो किसी वक्त भी रोना शुरू कर देगी। मैंने उसे चारपाई पर बैठने के लिए कहा और पूछा तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ तो नहीं है? वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ नजर उठाकर खुदाबख्श की तरफ देखा और दोबारा नीचे देखने लगी। मैं समझ गया कि वो खुदाबख्श के सामने बात करते हुए घबरा रही थी। मैंने खुदाबख्श को कमरे से बाहर भेज दिया और अपना सवाल दोहराया। उसने भर्राई आवाज में कहा चाची मेरे यहाँ आने से खुश नहीं है। वो कहती है कि मैं मनहूस हूँ। मेरी वजह से पहले मेरा अब्बा फांसी चढ़ा और अब चाचा कत्ल हो गया है, इसलिए वो मुझे अपने घर में नहीं रखेगी, यतीम खाने में दाखिल करा देगी। चाची कहती है अगर मैं यहाँ रह गई तो इस घर में भी कोई मौत हो जाएगी। मैंने तसल्ली देने वाले लहजे में कहा जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, कोई आदमी किसी दूसरे की वजह से नहीं मरता। और फिक्र नहीं करो, तुम्हारी रिहाइश का इंतजाम भी हो जाएगा। ये बताओ तुम्हारा चाचा कैसा आदमी था? उसने कहा बहुत अच्छा आदमी था, मेरे आने से बहुत खुश था, मेरा बहुत ख्याल रखता था, मैं भी उसके पास बहुत खुश थी। मैंने पूछा उसका कोई दुश्मन तो नहीं था या उसका किसी से झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ था? कहने लगी सरवर चाचा तो बहुत मस्कीन आदमी था जी, उसने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया था। मैंने कहा मेरा ख्याल है कि कल जिन 2 आदमियों ने तुम्हारे चाचा को दरिया में गिराया था वो तुम्हारे अब्बा के दुश्मन थे, कोई ऐसे लोग जिनको तुम्हारे अब्बा से नुकसान पहुंचा था। ये सुनकर उसके चेहरे पर खौफ सा उतर आया। मैंने मजीद कहा ये लोग दोबारा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए तुम्हें अपने अब्बा के दोस्तों और दुश्मनों के बारे में जो कुछ मालूम है वो पूरी तफसील से मुझे बता दो ताकि उनसे बचाव का सामान किया जा सके। और देखो अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम्हारा अब्बा इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारे चाचा का भी कुछ पता नहीं है, इसलिए कोई राज की बात जाहिर करने से किसी का नुकसान नहीं होगा। मेरी बात उसकी समझ में आ गई और उसने आहिस्ता आहिस्ता तमाम बातें बताना शुरू कर दी। जैनू के बाप नियाज अली के बारे में जो कुछ मुझे मालूम हुआ था उसके मुताबिक वो आदि चोर नहीं था। उसने सिर्फ 2 या 3 वारदातें की थी। वो निडर और मजबूत आदमी था, खतरे से बिल्कुल नहीं डरता था, पहलवानी वगैरह भी करता था और अपने इलाके में दादागीर मशहूर हो गया था। छोटे मोटे जराइम पेश अफराद उससे दब कर रहते थे और बाज उसे भत्ता वगैरह भी देते थे और मेरा ख्याल है कि इसी चीज ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया।
اس نے سوچا ہوگا کہ جب بغیر محنت کے پیسہ مل سکتا ہے تو پھر محنت کی کیا ضرورت ہے۔ اگر آدمی غریب ہو، طاقتور اور نڈر بھی ہو اور جاہل بھی ہو، یعنی اچھائی اور برائی کے نتائج سے آگاہ نہ ہو، تو وہ بڑی آسانی سے جرائم کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مجرم کو اپنے جرائم کے برے نتائج نظر نہیں آتے، مگر دولت اپنے ہاتھ کی پہنچ میں نظر آتی ہے، اس لیے وہ چوری ڈکیتی میں زیادہ کشش محسوس کرتا ہے۔ نیاز علی کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی۔ اپنے علاقے میں 1-2 وارداتیں کرنے کے بعد وہ لاہور چلا گیا۔ وہاں اس نے 2 ہسٹری شیٹروں کے ساتھ مل کر اون کے ایک بیوپاری کے گھر میں واردات کی اور تقریباً 20,000 روپے لوٹ لیے۔ ہسٹری شیٹر غنڈے بڑے بدماش کو کہتے ہیں، یا وہ بدماش یا ملزم جس کے چال چلن کے حالات اور دیگر قوائف تھانے میں درج ہوں، اسے ہسٹری شیٹر کہتے ہیں۔ اس کے ساتھیوں کے نام جیرا بجلی اور مراد بلّہ تھے۔ دونوں عادی مجرم تھے اور کئی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ یہ واردات انہوں نے رات کے 3 بجے کی اور تقریباً کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اس وقت جب وہ مال مسروقہ یعنی چوری شدہ مال سمیٹ کر نکلنے کی تیاری کر رہے تھے، باہر ایک تانگا رکا اور دروازے پر دستک سنائی دی۔ تینوں یہ سمجھے کہ پولیس آ گئی۔ ان دنوں چور اسلحہ نہیں رکھتے تھے، زیادہ سے زیادہ خنجر یا کمانی دار چاقو رکھ لیتے تھے، وہ بھی صرف ڈرانے کے لیے۔ ادھر گھر میں کوئی جاگا، ادھر چور غائب۔ لیکن آج کل کے ڈاکو صرف مال ہی نہیں، شرفا کی عزت اور آبرو بھی لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو کہنا پڑتا ہے کہ اس زمانے کے چور بھی خاصے وفادار ہوا کرتے تھے۔ میں نیاز علی اور اس کے ساتھیوں کا ذکر کر رہا تھا۔ دستک کی آواز سے گھر والے جاگ گئے اور انہیں فوراً ہی چوروں کی موجودگی کا اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے چور چور کا شور مچا دیا۔ تانگے پر آنے والے 2 مہمان تھے جو رات کی ٹرین سے آئے تھے۔ اندر سے چور چور کی آوازیں سن کر دونوں ہوشیار ہو گئے، بلکہ کوچوان بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ جیرے اور مراد نے سین کی طرف سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ نیاز علی ابھی اندر ہی تھا۔ صاحب خانہ کا بڑا بیٹا، جس کی عمر 22-23 سال کے قریب تھی، یہ سوچ کر کمرے میں داخل ہو گیا کہ چور باہر نکل چکے ہیں، لیکن وہاں نیاز علی بھی موجود تھا۔ اس نے لڑکے پر چاقو سے وار کیا اور دروازہ کھول کر گلی سے نکل گیا۔ باہر والوں کا دھیان جیرے اور مراد کی طرف ہو گیا تھا، اس لیے نیاز علی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف سے مراد بھی بچ کر نکل گیا، مگر جیرا پکڑا گیا۔ صاحب خانہ کے زخمی ہونے والے بیٹے کا نام رفیق تھا۔ چاقو کا وار جو اس کی گردن پر لگا تھا خاصا گہرا تھا۔ اس نے ہسپتال پہنچ کر دم توڑ دیا۔ پولیس نے جیرے کی نشاندہی پر چھاپے مارنے شروع کیے اور 15 گھنٹے کے اندر نیاز علی کو گرفتار کر کے خون آلود چاقو برآمد کر لیا، لیکن مراد نہیں پکڑا گیا۔ نیاز علی کے پاس سے رقم برآمد نہیں ہوئی۔ اس نے پولیس کو یہی بیان دیا کہ رقم مراد کے پاس تھی۔ پولیس کئی مہینے تک مراد کو تلاش کرتی رہی، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا۔ غالباً وہ علاقہ غیر کی طرف نکل گیا تھا۔ نیاز علی کی بیوی فاطمہ اس واردات سے 1 سال پہلے طلاق لے کر میکے چلی گئی تھی۔ نیاز علی نے زینو کو اس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا اور خود فاطمہ نے بھی بیٹی کو اپنی تحویل میں لینے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ سنا ہے کہ وہ اچھی خوبصورت عورت تھی اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ طلاق کے 6 ماہ بعد اس کے ماں باپ نے اس کی شادی ایک کاروباری شخص سے کر دی تھی جو غالباً بہاول نگر کا رہنے والا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ نے اسے بے اولاد ظاہر کیا تھا، یعنی زینو کا ذکر نہیں کیا تھا۔ شادی کے بعد فاطمہ اپنے شوہر کے ساتھ بہاول نگر یا جہاں بھی اس کا سسرال تھا چلی گئی اور زینو سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ اس وقت زینو کی عمر صرف 9 سال تھی۔ نیاز علی کے پڑوس میں صابر حسین نامی ایک دکاندار رہتا تھا، جسے لوگ صوفی صاحب کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ نہایت شریف اور خدا ترس آدمی تھا۔ واردات کے بعد نیاز علی کو سب سے زیادہ فکر اپنی بیٹی زینو کی تھی۔ وہ سیدھا صابر حسین کے دروازے پر پہنچا اور صبح صبح اس کی نیند خراب کرنے پر معذرت کرتے ہوئے بولا، صوفی صاحب، میں ایک چکر میں پھنس گیا ہوں، پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ صابر حسین نے فکر مندی سے کہا، پتر نیاز علی، تم نے کوئی بندہ تو نہیں مار دیا؟ نیاز علی نے آنکھیں پھیلائیں اور بولا، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ صابر حسین نے کہا، اوئے، تیری آستین پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، کیا کر کے آیا ہے؟ نیاز علی نے کہا، صوفی صاحب، اس وقت بات لمبی نہیں ہو سکتی، میں لاہور سے باہر جا رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھانے پڑے، اس لیے زینو کو آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ وہ گھر میں سو رہی ہے، آپ اس کا بھی خیال رکھیں اور میرے گھر کا بھی، اور یہ زینو کے اخراجات کے لیے کچھ پیسے رکھ لیں۔ اس نے 400-500 روپے اصرار کر کے صابر حسین کو تھما دیے۔ کہنے لگا، اگر امن چین ہو گیا تو آ کر بیٹی کو لے جاؤں گا۔ وہ جاتے جاتے رکا اور بولا، درمیانی دیوار میں ایک دروازہ بنا لیں تاکہ دونوں گھر آباد رہیں، جو خرچہ ہوگا وہ میں دے دوں گا۔ صابر حسین نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نوٹوں کو دیکھ کر کہا، خرچہ تو تم دے چکے ہو، دروازے پر زیادہ سے زیادہ 20-25 روپے خرچ ہوں گے، ان پیسوں میں سے کر دوں گا۔ وہ سستا زمانہ تھا اور 30-40 روپے ایک آدمی کے مہینے بھر کے خرچ کے لیے کافی ہوتے تھے۔
नियाज अली के जाने के 1 घंटे के बाद पुलिस उसके घर पहुंच गई। उन्होंने सोई हुई जैनू को जगाया और उससे बाप के बारे में पूछा। जैनू ने लाइल्मी का इजहार किया। उसे बाप के बारे में वाकई कोई इल्म नहीं था। पुलिस ने उसे डराया धमकाया और मसरूका रकम की तलाश में पूरे घर को उलट पलट कर दिया, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। इतने में साबिर हुसैन वहां पहुंच गया और रोती जैनू को अपनी बीवी के हवाले कर दिया। फिर पुलिस पार्टी के सरबराह सब इंस्पेक्टर से कहा, आप यहाँ तोड़ फोड़ न करें। नियाज अली बाहर से ही वापस चला गया था। सब इंस्पेक्टर ने हैरानी से कहा, बाहर से वापस चला गया था? आपको इस बात का कैसे पता चला? साबिर हुसैन ने कहा, वो 1 घंटा पहले मेरे पास आया था और मुझे अपनी बेटी का ख्याल रखने की ताकीद करके मेरे दरवाजे से ही वापस चला गया था। पुलिस ने पूछा, वो कहाँ गया है? साबिर हुसैन ने कहा, लाहौर से बाहर जाने की बात कर रहा था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो कहाँ जाएगा। उसके बावजूद पुलिस पार्टी ने घर की पूरी तलाशी ली और तकरीबन 1 घंटे के बाद वहां से रुखसत हो गई और गलती ये की कि किसी को वहां निगरानी के लिए नहीं छोड़ा। नियाज अली कहीं आसपास ही छुपा हुआ था। पुलिस के जाने के 15-20 मिनट बाद वो घर में घुसा और तकरीबन 1 घंटे तक अंदर रहा। इस दौरान में उसने कपड़े तब्दील किए और कुछ और भी करता रहा, जिसका साबिर हुसैन को पता नहीं चला। 1 घंटे के बाद उसने दीवार के ऊपर से साबिर हुसैन को आवाज दी। साबिर हुसैन ने हैरानी से कहा, नियाज अली तुम यहाँ? पुलिस थोड़ी देर पहले यहाँ से गई है। उसने कहा, मैं जैनू से मिलने आया हूँ, उसे इधर भेज दें। जैनू ने बाप की आवाज सुन ली थी। वो दौड़कर अपने घर पहुंच गई। नियाज अली ने उसे प्यार किया और कहा, मैं कुछ दिनों के लिए लाहौर से बाहर जा रहा हूँ, घबराना बिल्कुल नहीं। मैंने सूफी साहब से कह दिया कि वो तुम्हारा ख्याल रखें। जैनू ने कहा, अब्बा यहाँ पुलिस वाले आए थे, वो घर की सारी चीजें तोड़ फोड़ कर गए हैं, मुझे डर लग रहा है। नियाज अली ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, हम नया घर और नई चीजें खरीद लेंगे, किसी को ये ना बताना कि मैं तुमसे मिलने आया था। साबिर हुसैन और उसकी बीवी भी वहां पहुंच गए। नियाज अली ने उनको भी राजदारी की ताकीद की। साबिर हुसैन ने उसे दूसरे कमरे में ले जाकर कहा, नियाज अली तुमने अच्छा काम नहीं किया। जिस आदमी को तुमने चाकू मारा था वो मर गया है, तुम पर कत्ल का केस बन गया है। नियाज अली ने कहा, सूफी साहब मेरी बेटी को इस बात का पता न चले, अगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया तो मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। साबिर हुसैन ने कहा, नियाज अली ये बात पूरे मोहल्ले में मशहूर हो चुकी है, हमारे छुपाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नियाज अली ये सुनकर परेशान हो गया कि जिस नौजवान को उसने चाकू मारा था वो मर चुका था। उसने अपने खून आलूद कपड़ों की गठड़ी बगल में दबाई और वहां से निकल गया। उस वक्त सुबह के 6:30 बजे थे और सड़कों पर अभी सन्नाटा था। कुछ दूर जाने के बाद उसने चाकू एक गटर में फेंक दिया। फिर वो एक कचरा खाने में गया और खून आलूद कपड़ों को कचरे के नीचे रखकर आग लगा दी। इसके बाद वो होटलों और पार्कों में घूमता फिरता रहा। अगर वो सुबह सुबह लाहौर से निकल जाता तो पुलिस को उसकी गिरफ्तारी में खासी दिक्कत पेश आती, लेकिन उसने सोचा कि रात की गाड़ी से जाना ज्यादा बेहतर रहेगा और ये उसकी हिमाकत थी। इस असना में पुलिस ने बाहर जाने के रास्तों की नाकाबंदी कर दी थी। शाम के 7 बजे वो शाहदरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और पेशावर जाने वाली गाड़ी का इंतजार करने लगा। गाड़ी की आमद से चंद मिनट पहले पुलिस के 2 सिपाहियों ने जो वहां ड्यूटी दे रहे थे उसे मशकूक हरकत की बिना पर गिरफ्तार कर लिया। अगली सुबह पुलिस ने उसकी निशानदेही पर से गटर से आले कत्ल और कचरा खाने से आधे जले कपड़े बरामद कर लिए, लेकिन उसने रकम के बारे में कुछ नहीं बताया। यही कहता रहा कि रकम मुराद बिल्ले के पास थी। चूंकि मुराद गिरफ्तार नहीं हुआ था और नियाज अली के पास से सिर्फ चंद 100 रुपए बरामद हुए थे, इसलिए पुलिस ने इस बात पर यकीन कर लिया था। मुकदमा 2-2.5 साल तक चला और इस तमाम अरसे में मसरूका 20,000 रुपए का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस खुफिया तौर पर जैनू और साबिर हुसैन के रहन सहन का जायजा लेती रही, लेकिन उनके हालात में कोई गैर मामूली तब्दीली नजर नहीं आई। किसी बात से यह अंदाजा नहीं हुआ कि उनके माशी हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। जैनू ने मुझे बताया कि जब वो आखिरी बार अपने बाप से मिलने गई तो उसने उसे ताकीद की कि वो अपने चाचा के पास चली जाए। जैनू साबिर हुसैन के साथ वहां आई थी, ताहम नियाज अली की दरख्वास्त पर उसे अलहदगी में मुलाकात करने की इजाजत दे दी गई थी। नियाज अली कह रहा था, जैनू बेटी मैंने सूफी साहब से कह दिया है कि वो मकान बेचकर सारी रकम तुम्हें दे दें। वो बहुत नेक आदमी हैं, तुम उन पर भरोसा कर सकती हो। वो तुम्हें चाचा गुलाम सरवर के पास छोड़ आएंगे और उसे सारी बात समझा देंगे। मेरा भाई दरवेश आदमी है, मैं उसे बुद्धू समझता था, लेकिन वो मुझसे अच्छा रहा। जैनू कोठरी के दरवाजे के पास बैठी रोए जा रही थी। कुछ बातें उसकी समझ में आ रही थी और कुछ नहीं आ रही थी। जब गार्ड चंद लम्हों के लिए टहलता हुआ दूसरी तरफ गया तो नियाज अली ने सरगोशी में कहा, जैनू गौर से मेरी बात सुनो, तुमने मुर्गियों वाला डब्बा देखा हुआ है ना? जैनू ने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, हाँ देखा हुआ है। नियाज अली ने जल्दी से कहा, उस डब्बे के नीचे पोटली दफन है, वो पोटली निकाल कर अपने पास रख लेना, उसके अंदर जो कुछ है वो तुम्हारा है। ये पोटली किसी के सामने ना निकालना।
सूफी साहब को भी इसके बारे में ना बताना, उसको अपने संदूक में कपड़ों के नीचे रख देना। गार्ड को वापस आते देखकर नियाज अली ने मौजू बदल दिया। उस वक्त जैनू की उम्र 13 साल के करीब थी और वो माँ बाप से अलग रहने की वजह से खासी समझदार हो चुकी थी। अगले रोज उसने मौका पाकर डब्बे का कच्चा फर्श खोदा तो अंदर से एक पोटली निकली जो नोटों से भरी हुई थी। उसमें लगभग 20,000 रुपए थे। ये वही रकम थी जो उसके बाप ने ऊन के व्यापारी के घर से चोरी की थी। ये उस जमाने की बात है जब गंदम 3-4 रुपए मन थी, यानी वो रकम आज के 10-12 लाख रुपए के बराबर थी। जैनू ने पोटली को अपने संदूक में रख लिया और डब्बे की मिट्टी बराबर कर दी। नियाज अली की तदफीन के 5वें दिन साबिर हुसैन ने जैनू को साथ लिया और ट्रेन के जरिए गुलाम सरवर के पास पहुंच गया। गुलाम सरवर न साबिर हुसैन को पहचानता था और न जैनू को। उसने 7-8 साल पहले उस वक्त जैनू को देखा था जब वो बहुत छोटी थी। साबिर हुसैन ने सलाम दुआ के बाद कहा, गुलाम सरवर, मैं तुम्हारी अमानत तुम्हारे पास पहुंचाने आया हूं। पहले तो तांगे से सामान उतरवा कर अंदर रखो। गुलाम सरवर ने कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं। साबिर ने कहा, मेरा नाम साबिर हुसैन है, लोग मुझे सूफी साहब कहते हैं, और ये आपकी भतीजी जैनू है, आपके मरहूम भाई नियाज अली की बेटी। गुलाम सरवर 2 कमरे के छोटे से मकान में रहता था। उसने तांगे वाले के साथ मिलकर सामान अंदर रखा और मेहमानों को अंदर ले गया। साबिर हुसैन बड़े गौर से उसका जायजा ले रहा था। अंदर पहुंचकर उसने गुलाम सरवर के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है गुलाम सरवर, तुम अपने आप से नाराज हो या हमसे नाराज हो? गुलाम सरवर ने जवाब दिया, ना जी, मैं क्यों नाराज होने लगा। लेकिन हकीकत ये थी कि वो भाई की बेटी को देखकर खुश नहीं हुआ था। उसके दिल में बड़े भाई के लिए बहुत रंजिश थी, क्योंकि बाप की वफात के बाद नियाज अली मरूसी जमीन बेचकर अपनी बीवी और बेटी के हमरा लाहौर चला गया था और गुलाम सरवर को एक पैसा भी नहीं दिया था। ये एक ऐसी बात थी जो गुलाम सरवर कभी नहीं भूल सकता था। साबिर हुसैन ने जैनू की तरफ इशारा करके कहा, मुझे पता है तुम्हारा भाई अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन इस मासूम का कोई कसूर नहीं है। तुमने इसके सर पर हाथ तक नहीं फेरा। गुलाम सरवर को थोड़ा सा एहसास हुआ। उसने भतीजी के सर पर हाथ फेरा और उसे प्यार भी किया। जैनू ने शाकी नजरों से गुलाम सरवर की तरफ देखा और रोहानसी आवाज में बोली, चाचा, मैं खाली हाथ नहीं आई, अपना खर्चा साथ लेकर आई हूँ। साबिर हुसैन ने जेब से कुछ नोट निकालकर गुलाम सरवर की तरफ बढ़ाए और बोला, मैंने नियाज अली की वसीयत के मुताबिक इसका मकान और फालतू सामान फरोख्त कर दिया है। ये मकान और सामान की कीमत है 2,600 रुपए है, बैठकर गिन लो। गुलाम सरवर मुश्किल से 1.5-2 रुपए दिहाड़ी कमाता था। इतनी बड़ी रकम उसके लिए खजाने से कम नहीं थी। नोट हाथ में आते ही उसके चेहरे पर बशाशत नजर आने लगी। लहजा भी तब्दील हो गया। उसने साबिर हुसैन को चारपाई पर बिठाया। बैठो बैठो सूफी साहब। उसने साबिर हुसैन को चारपाई पर बिठाया, फिर जैनू के कंधे पर हाथ रखा। ये मेरी भतीजी नहीं, बेटी है। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, इसे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। आप सौखे होकर बैठें, जूता उतार लें, मैं आपके लिए लस्सी पानी का बंदोबस्त करता हूँ। आज का दिन आप इधर ही रहें। जैनू बेटी, खाना पकाना तो आता है ना तुम्हें? जैनू ने कहा, चाचा, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, अब तुम्हें खाने पकाने की कोई परेशानी नहीं होगी। गुलाम सरवर जल्दी से बाहर गया और हलवाई की दुकान से लस्सी और मिठाई ले आया। वो बहुत खुश था। दौलत भी मिल गई थी और घर संभालने वाली भी, लेकिन अभी वो इस बड़ी खुशी से बेखबर था जो जैनू के संदूक में बंद थी। जैनू 20-25 दिन तक तजब्जुब का शिकार रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि चाचा को उस बड़ी रकम के बारे में बताए या ना बताए जो उसके संदूक में बंद थी और जिसकी खातिर उसका बाप फांसी पर चढ़ गया था। कई बार उसके दिल में अपनी माँ का ख्याल आया। वो अपनी माँ के पास रहना चाहती थी और रकम भी उसी को देना चाहती थी। उसने एक रोज गुलाम सरवर से अपनी माँ के बारे में पूछ लिया। गुलाम सरवर ने पूछा, तुम्हें नहीं पता? वो बोली, किस बात का? गुलाम सरवर ने कहा, तेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, उसके 2-3 बच्चे भी हैं और उसका मियाँ बड़ा डाढ़ा आदमी है। जैनू ने कहा, तुम्हें माँ का पता मालूम है? गुलाम सरवर ने नफी में सर हिलाया और बोला, उसका पता किसी को भी मालूम नहीं। तो उसके पास जाना चाहती है? जैनू ने कहा, नहीं, मिलने को दिल करता है। गुलाम सरवर ने कहा, कोई अता पता मिला तो तुझे मिलाने के लिए ले जाऊंगा, पर वो तुझे पहचानेगी नहीं। जैनू ने कहा, चाचा, मैं उसकी बेटी हूँ, वो मुझे कैसे नहीं पहचानेगी? गुलाम सरवर ने कहा, बात यह है कि उसने अपने ससुराल वालों को तुम्हारे बारे में नहीं बताया। वो यही समझे हैं कि उसकी कोई औलाद नहीं है। अगर तुम उससे मिलने जाओ तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए वो तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। यह सुनकर जैनू को बहुत दुख हुआ और वो रोने लगी। कुछ और लोगों ने भी इस बात की तस्दीक की। इन बातों से जैनू को एहसास हुआ कि चाचा के सिवा उसका कोई अपना नहीं है, लिहाजा अब उस रकम को छुपा कर रखने का कोई फायदा नहीं है।
चंद रोज के बाद उसने रकम की पोटली संदूक से निकाली और चाचा के सामने रख दी। गुलाम सरवर ने पोटली को खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने नोटों को टटोल कर देखा। ये क्या है? जैनू ने कहा, ये पैसे हैं, अब्बा ने जमा किए थे। गुलाम सरवर ने कहा, ये पैसे हैं? ये तो बहुत बड़ी दौलत है। गुलाम सरवर ने जल्दी से नोटों को पोटली में बांधा और उन्हें छुपाने के लिए कोई जगह देखने लगा। उसने कहा, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसे अभी अपने संदूक में ही रखो। जैनू ने पोटली अपने संदूक में रखकर उसे ताला लगा दिया। अगले रोज वो एक मजबूत सा संदूक खरीद लाया और रकम उसमें रख दी। उसने जैनू को बताया कि वो इस रकम से कोई कारोबार कर लेगा। जैनू ने बताया कि वो हर वक्त रकम के बारे में फिक्रमंद रहने लगा था और उसे ताकीद करता रहता था कि किसी के सामने रकम का तज़किरा न करे। रात को अगर जरा सा खटका होता तो उसकी आंख खुल जाती थी। ये वो कहानी है जो मुझे मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हुई थी और जिसे मैंने अपने अल्फाज में आपके सामने पेश किया है। रकम वाला हिस्सा जैनू के सिवा किसी को मालूम नहीं था। इस मामले में नियाज अली ने पुलिस को खूब जुल्म दिया। साबिर हुसैन से मिलने के बाद वो घर के करीब ही कहीं छुपा रहा और पुलिस का इंतजार करता रहा। जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेकर चली गई तो वो फौरन घर पहुंचा और मसरूका रकम को डब्बे का फर्श खोदकर जमीन में दफन कर दिया। वाज़े तौर पर उसे बेटी का बहुत ख्याल था और वह रकम को ऐसी जगह रखना चाहता था जहां उसकी बेटी का हाथ आसानी से पहुंच जाए। दूसरा ख्याल उसके जहन में ये होगा कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे 5-6 साल की कैद हो जाएगी। इसके बाद वो रकम नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए काफी होगी। बहरहाल जैनू की बात सुनकर मेरे जहन में फौरन ये सवाल पैदा हुआ कि रकम कहाँ है, और यही सवाल मैंने जैनू से भी किया। उसने जवाब दिया, रकम चाचा के संदूक में होगी। मैंने कहा, तुमने किसी और को रकम के बारे में तो नहीं बताया? वो बोली, नहीं, किसी को नहीं बताया। मैंने उठते हुए कहा, आओ मेरे साथ, तुम्हारे चाचा के घर की चाबियां कहाँ हैं? कहने लगी, चाबियां तो चाचा के पास ही थी। मैंने जैनू के अलावा खुदाबख्श को भी साथ लिया और गुलाम सरवर के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे पर ठीक ठाक ताला लगा हुआ था, लेकिन मैं मुतमईन नहीं था। मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि गुलाम सरवर को रकम के लिए कत्ल किया गया था। मैंने पड़ोस के एक मामूर शख्स को बुला लिया और दरवाजे का ताला तोड़ दिया। जब हम कमरे में दाखिल हुए तो मेरा खदशा सही साबित हुआ। एक नया संदूक कमरे के वस्त में खुला पड़ा था और उसकी चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी। पैसे इसी संदूक में थे। जैनू ने मेरे सवाल के जवाब में कहा, चाचा ने मेरे सामने इस संदूक में पैसे रखे थे। इसका मतलब ये था कि जिन 2 बदमाशों ने गुलाम सरवर को दरिया में फेंका था वो महज उचक्के नहीं थे। उन्होंने बाकायदा मंसूबे के तहत वो कार्रवाई की थी। पहले उन्होंने गुलाम सरवर की जेब से चाबियां निकाली, उसे दरिया में धक्का दे दिया, फिर वो उसके घर पहुंचे और नकदी निकाल कर ले गए, और ये काम गुज़श्ता रात ही हुआ था। अगर ये थ्योरी सही थी तो वारदात किसी घर के बेदी ने की थी, किसी ऐसे शख्स ने जिसे रकम के बारे में मालूम हो गया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि वो कौन था और उसे रकम के बारे में कैसे पता चला था? क्या गुलाम सरवर ने तरंग में आकर किसी को रकम के बारे में बता दिया था, या ये कार्रवाई नियाज अली के मफरूर साथी मुराद बिल्ले की थी? मैं ये बात बताना भूल गया कि जीरे बिजली को 7 साल की सजाए कैद हुई थी और वो उस वक्त तक जेल में था। मैंने गवाहों को बाहर भेज दिया और मकान का अच्छी तरह जायजा लिया। अजीब बात यह थी कि मकान के अंदर किसी दूसरी चीज को नहीं छेड़ा गया था। यहां तक कि जैनू का संदूक भी जूं का तूं अपनी जगह पर रखा था, उसे ताला भी लगा हुआ था। यानी चोरों को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि रकम कहाँ होगी। मैंने जैनू से पूछा, तुमने किसी और को भी रकम के बारे में बताया था? वो बोली, मैंने चाचा के सिवा किसी को नहीं बताया। मैंने पूछा, पिछले 10-15 दिनों के दौरान कोई बाहर का आदमी तुम्हारे चाचा को मिलने आया था? उसने जवाब दिया, मैंने किसी बाहर के आदमी को नहीं देखा। मोहल्ले के कुछ लोग चाचा को मिलने आते थे। मैंने उन मिलने जुलने वालों के नाम पूछे। उसने चंद नाम बताए जिन्हें मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया। मैंने पूछा, और कौन कौन मिलने आता था? कहने लगी, कभी कभी मासी सकीना और चाची अमीना भी आ जाती थी। मैंने कहा, किसी ने कभी तुमसे पैसों के बारे में तो नहीं पूछा? कहने लगी, कभी कभी औरतें पूछती हैं कि मैं लाहौर से कितने पैसे साथ लाई हूं, लेकिन मैं ऐसी बातों का जवाब नहीं देती। मैंने कहा, हो सकता है कि चाचा ने किसी को बता दिया हो। कहने लगी, पता नहीं, वो तो मुझे मना करता रहता था। मैंने बाजार से एक ताला मंगवाकर मकान को लगा दिया और खुदाबख्श से कहा, जैनू को अपने साथ ले जाएं और इसका ख्याल रखें। मैं 1-2 रोज के बाद दोबारा आपसे मिलूंगा। आपकी गवाही की जरूरत भी पड़ेगी। जिस ASI को मैंने तफ्तीश के लिए दरिया पर भेजा था वो दोपहर के बाद वापस आया। उसके साथ एक खोजी भी था।
उसने बताया, जनाब लाश का कुछ पता नहीं चला। खुदाबख्श के बेटे 2 गोताखोरों के साथ वहां पहुंचे हुए थे। गोताखोरों ने काफी डुबकियां लगाई मगर लाश नहीं मिली। पानी काफी जोरों पर है, इम्कान यही है कि लाश बहती हुई कहीं दूर निकल गई हो। उसने कपड़ों में लिपटी हुई एक देसी जूती निकालकर फर्श पर रखी। ये जूती हमें उस जगह से मिली है जहां गुलाम सरवर का बदमाशों से टकराव हुआ था, और ये उसी की जूती है। इस बात की तस्दीक उसके एक दोस्त ने की। जूती बिल्कुल खुश्क थी। मैंने खोजी से पूछा, तुम्हारी क्या रिपोर्ट है? उसने कहा, जनाब अली, मैंने सारी जगह का अच्छी तरह मुआयना किया है। खोजी ने जवाब दिया, पैरों के निशानात से मालूम होता है कि 3 आदमियों में हाथापाई जरूर हुई थी और एक आदमी दरिया में गिर गया था। दूसरे 2 आदमी झाड़ियों और खेतों के दरमियान से होते हुए पक्की सड़क पर चले गए थे। उसके बाद उनका खुरा नहीं मिला। मेरा इल्म कहता है कि वो बस पर सवार हो गए थे। मैंने कहा, लेकिन मेरा इल्म कहता है कि तुम्हारा इल्म गलत है। वो दोनों या उनमें से एक बदमाश यहाँ आया था। गुज़श्ता रात गुलाम सरवर के घर से कुछ रकम चोरी की गई है। चोर ताला खोलकर अंदर दाखिल हुआ था और संदूक का ताला खोलकर रकम निकाल ले गया था। ये दोनों ताले उसने चाबियों से खोले थे और ये चाबियां उन बदमाशों ने गुलाम सरवर से छीनी थी। जाते वक्त वो मकान को ताला लगा गए थे। उसने कहा, मलिक साहब, चाबियों वाली बात अपनी जगह पर, लेकिन जो कुछ मैंने आपको बताया है वो गलत नहीं है। हो सकता है कि उनका कोई तीसरा साथी पक्की सड़क पर मौजूद हो और उनसे चाबियां लेकर उधर आ गया हो। मैंने कहा, यह कुछ अजीब सी बात लगती है। एक अजीब बात मैं भी आपको बताना चाहता हूं। अच्छा, ये बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई कि गुलाम सरवर ने जूते क्यों उतारे थे। एएसआई ने मजाक के रंग में कहा, तुम जूतों की बात कर रहे हो, लोग दरिया में कूदने से पहले कपड़े भी उतार दिया करते हैं। मैंने कहा, इसमें ताज्जुब की क्या बात है, गालिबन हाथापाई के दौरान जूते उतर गए होंगे। खोजी ने नफे में सर हिलाया। मैं इस बात को नहीं मानता। जूते इतनी आसानी से नहीं उतर सकते। मालूम होता है कि उन लोगों ने जूते उतार कर मुकाबला किया था। क्या मतलब? एक हमलावर भी नंगे पैर था। बाद में उसने जूते पहन लिए थे। ये बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। उसने कुछ सोचा और खुद कलामी के अंदाज में बोला, तीसरे आदमी के जूते क्यों नहीं उतरे? मैंने एएसआई को गुलाम सरवर के मकान की चाबी दी और कहा, यह गुलाम सरवर के घर की चाबी है। खोजी के साथ वहां चले जाओ और वहां हमलावरों का खुरा तलाश करने की कोशिश करो। दोनों के जाने के बाद मैं गुलाम सरवर की देसी जूती को घूरने लगा। ये बात वाकई बड़ी अजीब थी कि गुलाम सरवर ने जूते क्यों उतारे थे। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि बदमाश उसे दरिया में फेंकना चाहते हैं, लिहाजा उसने पैरों को हल्का करने के लिए जूते उतार दिए होंगे। फिर भी ये बात खासी अजीब थी क्योंकि वो तैरना नहीं जानता था। खोजी और एएसआई थोड़ी देर के बाद वापस आ गए। मकान के अंदर या गली में किसी का खुरा नहीं मिला था। फर्श पर खुरा मिलने की ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। अगले रोज मैंने 2 सिपाहियों को दरिया के नशेबी हिस्से में वाक़े देहातों की तरफ लाश का पता करने भेज दिया। 24 घंटे के अंदर लाश को ऊपर आ जाना चाहिए था। उसके बाद मैं गुलाम सरवर के दोस्तों और पड़ोसियों से पूछगिछ करने चला गया। 2-3 घंटे की पूछगिछ के दौरान कोई खास बात मालूम नहीं हुई। वापस जाने से पहले मैं एक बार फिर गुलाम सरवर के घर गया और बारीकी से एक एक चीज का जायजा लेने लगा। चीजों को देखते देखते मुझे एक ऐसी चीज नजर आई जो वहां मौजूद नहीं थी। यह यूं कहना चाहिए कि मैंने उस चीज की कमी महसूस की। जब इंसान के पास अचानक दौलत आती है तो वो 2 शौक फौरन ही पूरे करना शुरू कर देता है, यानी अच्छा लिबास और अच्छा खाना। लेकिन वहां एक भी नया कपड़ा नहीं था। मैं गुलाम सरवर के कपड़ों की बात कर रहा हूं। उसके कुछ कपड़े संदूक के पास बिखरे हुए थे, कुछ चारपाई पर पड़े हुए थे और 2-3 खूंटी पर लटक रहे थे। उन तमाम कपड़ों में एक भी नया कपड़ा नहीं था। हालांकि लोगों ने मुझे बताया था कि जैनू की आमद के बाद गुलाम सरवर ने अच्छा खाना और अच्छा पहनना शुरू कर दिया था। क्या चोर उसके नए कपड़े भी साथ ले गया था, या उसने सिर्फ एक ही नया जोड़ा सिलवाया था जो उसके साथ ही दरिया में बह गया था? संदूक के ढकने की अंदरूनी जानिब एक पॉकेट सी बनी हुई थी। उस पॉकेट में मुझे कागज रखा हुआ दिखाई दिया। वो एक तह किया हुआ कागज था। मैंने उसे बाहर निकाला और खोल कर देखा। वो एक सराफ की रसीद थी, यानी एक सुनार की। ऊपर ये नाम छपा हुआ था, चिरागदीन रोशनदीन जरगर चन्योट। उस रसीद के मुताबिक 5.5 तोले के जेवरात खरीदे गए थे, जिनमें हार, टीका, झुमके और अंगूठी शामिल थी। तहरीर खासी शिकस्ता थी और नाम बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता था। मैंने यही अंदाजा लगाया कि गुलाम सरवर ने वो चीजें अपनी भतीजी के लिए बनवाई होंगी। लेकिन जैनू का संदूक मुकफ्फल था, यानी उसे ताला लगा था, और मैंने उसे पिछली दफा भी चेक नहीं किया था। लेकिन अब जेवरात की तस्दीक के लिए उसकी चेकिंग जरूरी मालूम होती थी। मैंने मोहल्ले के एक नौजवान को बुलाकर कहा कि खुदा बख्श के घर से जैनू को बुला लाए और उससे कहे कि अपने संदूक की चाबी भी साथ लेती आए। 15-20 मिनट के बाद जैनू एक लड़की के हमरा वहां पहुंच गई, जिसकी उम्र 8-9 साल थी। वो खुदा बख्श की पोती थी।
जेवरात की रसीद पर 25 अगस्त की तारीख थी, यानी वो जेवर तकरीबन 20 दिन पहले खरीदा गया था। मैंने जैनू से कहा, वो जरा जेवर तो दिखाओ जो तुम्हारे चाचे ने तुम्हें खरीद कर दिए थे। उसने हैरानी से कहा, जी चाचे ने मुझे कोई जेवर नहीं दिया। मैंने उसे संदूक खोलने के लिए कहा तो वो मुताम्मल नजर आने लगी। बोली, इसमें सिर्फ मेरी चीजें हैं, मेरे कपड़े हैं, चाचा की इसमें कोई चीज नहीं है। उसका तामुल बिल्कुल तबई था। उसके संदूक में यकीनन ऐसी चीजें थीं जिन्हें वो गैर मर्द की नजर से दूर रखना चाहती थी, लेकिन तफ्तीश के दौरान इन बातों का ख्याल नहीं रखा जा सकता। जैनू मेरी बात समझ गई थी और संदूक खोलकर अपनी साथी लड़की के हमरा दूसरे कमरे में चली गई। मैंने उसकी प्राइवेट चीजों से सरफे नजर करते हुए संदूक की तलाशी ली। उसमें चांदी और सोने के चंद जेवर मौजूद थे, मगर वो पुराने थे। मेरे पूछने पर जैनू ने बताया कि वो जेवर उसके अब्बा ने उसे खरीद कर दिए थे। संदूक में थोड़ी सी नकदी भी थी, मगर कोई बड़ी रकम नहीं थी, ना ही कोई नया जेवर था। मैंने संदूक बंद कर दिया और जैनू को कमरे में बुलाकर पूछा, तुम्हारे चाचे ने 2-3 महीने के अंदर कितने नए कपड़े बनवाए थे? उसने सोचते हुए कहा, 3-4 जोड़े बनवाए होंगे। मैंने कहा, मगर यहां तो कोई नया कपड़ा नजर नहीं आता। उसने गुलाम सरवर के पुराने कपड़ों का जायजा लिया और बोली, पता नहीं, शायद धोबी के पास हो। अगर गुलाम सरवर ने 4 नए जोड़े सिलवाए थे तो एक उसके जिस्म पर होगा, बाकी 3 कहाँ थे? धोबी के पास या कहीं और? मैंने कहा, हमें दरिया के किनारे से तुम्हारे चाचा की जूती मिली है, क्या तुमने उसे जूती उतारते हुए देखा था? वो कहने लगी, नहीं जी, मुझे तो डर की वजह से कोई होश ही नहीं था, कुछ नजर नहीं आ रहा था मुझे। मैंने उसे बाहर के ताले की एक चाबी देकर जाने की इजाजत दे दी। कहने लगी, मेरे चाचे का कुछ पता चला जी? मैंने कहा, अभी तक कुछ पता नहीं चला, हम कोशिश कर रहे हैं। उसने झिझकते हुए कहा, मैं इधर ही रहना चाहती हूँ। मैंने कहा, अकेली कैसे रहोगी, खर्चा कैसे चलाओगी? कहने लगी, मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगी, रात को मासी सकीना के पास चली जाया करूंगी। मैंने कहा, अच्छी तरह सोच लो, तुम कमजोर लड़की हो, बगैर किसी के सहारे के तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। उसने आहिस्ता से कहा, अच्छा जी, सोच लूंगी। उधर चाची सुबह शाम धक्के देती है, शायद मुझे चाचे के पास ही जाना पड़े। वो खासी मायूस मालूम होती थी। चाचे के पास जाने का मतलब ये था कि वो दरिया में कूदकर खुदकुशी करने की बात कर रही थी। जिन 2 सिपाहियों को मैंने दरिया के नशेबी देहातों की तरफ भेजा था, वो शाम को खाली वापस आ गए थे। लाश का कुछ पता नहीं चला था। एक सिपाही ने कहा, हम दरिया के परले किनारे पर भी गए थे। उधर एक चरवाहे ने हमें बताया कि परसों शाम को उसने एक आदमी को दरिया के किनारे पर कपड़े निचोड़ते देखा था। कपड़े निचोड़ते देखा था? मैंने हैरानी से कहा। कहने लगा, जी हाँ, उसने यही बताया है। वो अपनी बकरियां हाँकता हुआ गांव की तरफ जा रहा था। उधर एक टीला सा है जो दरिया के अंदर तक चला गया है। उस टीले से जरा हटकर रेतले किनारे पर उसने एक जवान आदमी को देखा जो अपनी कमीज निचोड़ रहा था। कमीज को निचोड़ने के बाद उसने उसे 2-3 दफा झाड़ कर पहन लिया। फिर उसने शलवार को निचोड़ा और उसे भी गीला ही पहन लिया। चरवाहे ने उसे आवाज दी और पूछा, ओ भाई, सब खैर तो है ना? कपड़े निचोड़ने वाले ने जवाब दिया कि सब खैर है, और टीले की तरफ चल पड़ा। मैंने कहा, उसने जूते पहन रखे थे या नंगे पैर था? कहने लगा, ये बात पूछने का हमें ख्याल नहीं आया। केस खासा उलझता जा रहा था। इसका हर पहलू अजीब और पुरस्रार मालूम होता था। सबसे पहली बात यह थी कि गुलाम सरवर शाम के वक्त अपनी भतीजी को साथ लेकर दरिया पर क्यों गया था? लोगों के मुताबिक वो एक सुलह पसंद और लड़ाई बढ़ाई से दूर भागने वाला आदमी था। उसे मजकूरा बदमाशों के ललकारने पर वहां रुकना नहीं चाहिए था। फिर ये बात समझ में नहीं आती थी कि उसने और एक बदमाश ने जूते क्यों उतारे थे। खोजी का कहना था कि दोनों बदमाश बस में सवार होकर कहीं चले गए थे, मगर गुलाम सरवर के घर में चोरी हुई थी। चोर ने चाबियों से ताले खोले थे। गुलाम सरवर ने जेवर क्यों खरीदा था? उसके नए कपड़े कहाँ थे? वो शख्स कौन था जिसे चरवाहे ने कपड़े निचोड़ते देखा था? अगर वो गुलाम सरवर था तो घर क्यों नहीं आया था? अगर गुलाम सरवर डूबकर मर चुका था तो उसकी लाश कहाँ थी? क्या उसकी लाश किसी जेरे आब झाड़ी वगैरह में फंस गई थी? ये वो सवालात थे जो मुझे परेशान कर रहे थे। अगले रोज मैंने एक हवलदार को साथ लिया और बदरिया बस चन्योट पहुंच गया। चन्योट एक कदीम शहर है और इस शहर ने पाकिस्तान को बड़े बड़े बिजनेसमैन और सनतकार दिए हैं, लेकिन चन्योट की अंदरूनी हालत उन दिनों बहुत खराब थी। आज का हाल मुझे नहीं मालूम। तंग गलियां, कई मंजिला मकानात, खुली हुई बदरुएं और जगह जगह कचरे के ढेर। हर कदीम शहर की तरह इस शहर में भी एक पुरपेश सा मेन बाजार है। चिराग दीन और रोशन दीन सराफ की दुकान उसी बाजार की एक जेली गली में थी। हम वहां सादा कपड़ों में गए थे। जो शख्स दुकान की गद्दी पर बैठा था उसका नाम चिराग दीन था। रोशन दीन उसके छोटे भाई का नाम था।
اس نے कारोबारी खुश इखलाकी से हमारा स्वागत किया, लेकिन जब मैंने तारुफ करवाया तो उसकी खुश इखलाकी संजीदगी में तब्दील हो गई। मैंने जेब से रसीद निकालकर उसे दिखाई और कहा, 20 रोज पहले आपने ये जेवर फरोख्त किया था। इस रसीद पर आपने जो नाम लिखा है वो बहुत शिकस्ता इबारत में है, पढ़ा नहीं जा रहा। उसने मेरे हाथ से रसीद ले ली और उस पर नजर डालने के बाद बोला, चौधरी गुलाम सरवर वल्द चौधरी हाकिम दीन। ये कहकर उसने पूछा, क्या ये जेवर चोरी हो गया है? मैंने कहा, हाँ कुछ ऐसी ही बात है। ये आदमी आपका पुराना गाहक है या पहली दफा आपके पास आया था? उसने अपने भाई को आवाज दी जो पिछले कमरे में कारीगरों के पास बैठा था। वो मलमल के कुर्ते और तहबंद में मलबूस था। चिराग दीन ने उसे रसीद दिखाई और मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, ये थानेदार साहब है, ये इस आदमी के बारे में पूछ रहे हैं। ये रसीद तुम्हारे हाथ की बनाई हुई है। रोशन दीन ने रसीद का जायजा लेने के बाद कहा, यह जेवर हमने ही बेचा था। इस आदमी ने अपना नाम चौधरी गुलाम सरवर बताया था, पर यह चौधरी लगता नहीं था। चिराग दीन ने कहा, ओए हमें से क्या, गाहक अगर अपना नाम बादशाह सलामत बताएगा तो हम वो भी लिख देंगे। रोशन दीन ने कहा, मैं ऐसे ही एक बात कर रहा हूं। क्यों जी, क्या कोई गड़बड़ हो गई है? मैंने कहा, आप ठीक कहते हैं, ये आदमी चौधरी नहीं मामूली आदमी था। चिराग दीन ने आंखें फैलाई, क्या ये मर चुका है? मैंने कहा, हमारी इतला के मुताबिक ये दरिया में डूब गया है, लेकिन अभी तक इसकी लाश नहीं मिली। रोशन दीन ने अफसरदगी से कहा, बस जी, अल्लाह के काम अल्लाह ही जाने। इंसान के मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। ये शख्स शादी की तैयारियां कर रहा था और अल्लाह की किताब में उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके थे। शादी का जिक्र सुनकर मैं चौंका और पूछा, क्या इसने खुद अपनी शादी का जिक्र किया था? उसने कहा, मेरे साथ शादी की बात नहीं की, लेकिन दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से अंदाजा होता था कि गुलाम सरवर अपनी शादी के लिए जेवर खरीद रहा था। मैंने पूछा, दूसरा कौन था? कहने लगा, ये तो मैंने नहीं पूछा। गुलाम सरवर का रिश्तेदार या दोस्त लगता था। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मैंने पूछा, उसकी शक्लो सूरत और हुलिया कैसा था? कहने लगा, मुझे ठीक से याद नहीं है। उसने शलवार कमीज पहनी हुई थी, रंग गंदमी था, शक्लो सूरत में कोई खास बात नहीं थी। मेरा मतलब है कि आम सी शक्ल थी। उम्र में गुलाम सरवर से 3-4 साल छोटा लगता था। उसकी उम्र 28-29 साल लगती थी और बाल छोटे थे। मैंने कहा, दाढ़ी मूंछों के बारे में कुछ बताएं। उसने कहा, दाढ़ी तो नहीं थी, अलबत्ता मूंछें थी उसकी। कारोबारी लोगों जैसी छोटी मूंछें थी, शक्ल से तेज मिजाज लगता था। मैंने कहा, यह सारी आम सी बातें हैं, कोई ऐसी निशानी बताएं जिससे उसे शनाख्त किया जा सके, मसलन कोई जख्म वगैरह का निशान या कोई और खास बात, और अगर नाम मालूम हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। उसने सोचते हुए कहा, नाम तो मुझे मालूम नहीं। फिर अचानक चौंक कर बोला, लो जी, पक्की निशानी याद आ गई। उस शख्स के एक दांत पर सोने का खौल चढ़ा हुआ था। यह काफी ठोस निशानी थी। उस शख्स को तलाश करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने सराफ भाइयों का शुक्रिया अदा किया और हवलदार के हमरा वहां से रुखसत हो गया। तलाई दांत वाले को तलाश करने में हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आई। उसका नाम साजिद अली था और वो एक फैंसी स्टोर का मालिक था। मैं 3 बजे उसकी दुकान पर पहुंचा और कोने में रखा हुआ एक स्टूल घसीट कर बैठ गया। उस वक्त दुकान में कोई गाहक नहीं था। कहने लगा, आओ जी थानेदार साहब, क्या खिदमत करूं आपकी? मैंने कहा, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारे दोस्त का अफसोस करता चलूं, बड़ा नेक आदमी था। उसने आंखें झपकाई और बोला, मेरा दोस्त? मैंने कहा, गुलाम सरवर को जानते नहीं तुम? कहने लगा, जानता हूं। उसने कोई घबराहट जाहिर नहीं होने दी, बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। आप मेरे पास क्यों अफसोस करने आए हैं? मैंने कहा, क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं था? कहने लगा, दोस्त तो वो बहुत साका था और शायद दुश्मन किसी का भी नहीं था। उसने कहा, दोस्त तो वो बहुत सौका था और शायद दुश्मन किसी का भी नहीं था। क्या आप उसके दूसरे दोस्तों के पास अफसोस के लिए जा चुके हैं? मैंने कहा, सुना है कि वो तुम्हारा जिगरी दोस्त था, तुम उसकी शादी करा रहे थे। उसने कहा, आपको किसने बताया है? मैंने कहा, चिराग दीन ने। उसने गहरा सांस लिया और फिर काउंटर पर हाथ टिकाकर किसी गैर मरी चीज को घूरने लगा। एक तवील तवक्कुफ के बाद बोला, अब तो सारी बात ही खत्म हो गई। मैंने पूछा, किससे शादी हो रही थी उसकी? कहने लगा, एक लड़की से। मैंने कहा, बरखुरदार, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करो, मैं लड़की का नाम जानना चाहता हूं। उसने कहा, मलिक साहब, इसमें होशियारी की कोई बात नहीं है, ये लड़की की इज्जत का मामला है। अभी सिर्फ बातचीत हुई थी, ना मंगनी हुई थी और ना निकाह, लेकिन अब चूंकि गुलाम सरवर मर चुका है, इसलिए इस बात का खुलना लड़की के हक में अच्छा नहीं होगा।
लोग उसे सब्ज कदम और मनूस कहना शुरू कर देंगे। औरतें कहेंगी डाइन शादी से पहले ही होने वाले शौहर को खा गई। उसकी तकरीर से यूं लगता था कि वो ज़हनी तौर पर इस पूछगिछ के लिए पहले से तैयार था। मैंने कहा पहली बात तो यह है कि गुलाम सरवर की मौत के बारे में फिलहाल यकीनी तौर पर कोई बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि अभी तक उसकी लाश नहीं मिली। और दूसरी बात यह है कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूं और तुम्हारे पास गपशप करने नहीं आया हूं। मैं इस इलाके का थानेदार हूं और एक मुबैना कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूं। कानून के तहत मैं किसी केस की तफ्तीश के सिलसिले में किसी भी शख्स को मालूमात फराहम करने पर मजबूर कर सकता हूं। उसने कहा मलिक साहब, आपने जो कुछ कहा है वो मेरे सर के ऊपर से गुजर गया है। थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लिखा हूं। कानून किसी की इज्जत बर्बाद करने की इजाजत नहीं देता। और उसने कुछ सोचकर कहा, सच्ची बात यह है कि मैं नाम के अलावा लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने कहा मैंने भी नाम ही पूछा है। कहने लगा उसका नाम मुमताज है। यकीन करें मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। ये नाम मुझे गुलाम सरवर ने बताया था। उससे मेरी नई नई दोस्ती हुई थी। उसने चंद महीने से मेरी दुकान पर आना जाना शुरू किया था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मैं समझ गया कि वो झूठ बोल रहा था। उसने पैंतरा बदल लिया था। मैंने कहा तुम उसके साथ जेवर खरीदने चनेउट गए थे? कहने लगा दरअसल मुझे चनेउट से कुछ सौदा खरीदना था। जब गुलाम सरवर ने जेवर के सिलसिले में मशवरा मांगा तो मैंने कहा मेरे साथ चनेउट चले चलो, वहां से अच्छा जेवर मिल जाएगा। बस इतनी सी बात थी। मैंने पूछा तुमने चनेउट से क्या सौदा खरीदा था? उसने अटकते हुए कहा दरअसल वहां से मुझे मतलब का सौदा नहीं मिला। मैं उसे रुखसत करके लायलपुर चला गया था। होलसेल की बड़ी मंडी लायलपुर में ही है। उसकी ये बात भी झूठ मालूम होती थी। उसे एक झूठ निभाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ रहा था। मैंने पूछा तुमने लायलपुर से क्या सौदा खरीदा था और किस दुकान से खरीदा था? उसने 2 दुकानों के नाम बताए। मैंने डायरी निकाली और दोनों नाम उसमें दर्ज कर लिए। फिर कहा तुम्हारे पास सौदे की रसीदें तो जरूर होंगी। कहने लगा जनाब आप तो ख्वामख्वाह बाल की खाल उतार रहे हैं। माल मैंने खरीदा, पैसे मैंने दिए, नफा नुकसान मेरा। आप रसीदों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? और सच्ची बात यह है कि हर सौदे की रसीद मिलती भी नहीं। इस असना में 2 औरतें खरीदारी करने आ गई। एक बूढ़ी औरत थी और दूसरी जो नौजवान लड़की थी उसकी बेटी लगती थी। औरत ने 2-3 दफा नागवारी से मेरी तरफ देखा। मैं सादा लिबास में था। औरत गालिबन यही समझ रही थी कि मैं लड़कियों को ताकने के लिए वहां बैठा हुआ हूं। उन्होंने चंद चीजें खरीदी और पैसे अदा करके वापस चल पड़ी। तब ही एक दरमियाने कद का नौजवान जिसकी शक्ल ओबाशों जैसी थी दुकान के करीब आया और बाहर वाले काउंटर पर कोहनियां टिकाकर बोला की हो रहा है सरकार? साजिद अली उस वक्त गले में पैसे रख रहा था। उसने नजर उठाकर नौजवान की तरफ देखा तो मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे का रंग थोड़ा सा मुतगय्यर हो गया था। उसने नौजवान को नजरअंदाज करते हुए मेरी तरफ देखा और बोला थानेदार साहब, कोई और बात पूछनी है तो पूछ लें। आपके यहाँ बैठने से मेरी दुकानदारी खराब हो रही है। मैंने महसूस किया कि उसने नौजवान को सुनाने के लिए मुझे थानेदार कहा था, क्योंकि उसकी बात सुनते ही नौजवान ये कहता हुआ वहां से रुखसत हो गया कि शाम को मुलाकात होगी। मैंने पूछा ये कौन था? साजिद अली ने नगवारी से जवाब दिया अल्लाह का बंदा। मैंने उठते हुए कहा तुम्हारे साथ थाने में बातें होंगी। यहाँ तुम्हारी दुकानदारी खराब हो रही है, 7 बजे थाने आ जाना। उसने कहा क्यों जी, मैंने क्या जुर्म किया है? मैंने कहा जुर्म भी बता देंगे, और मैं दुकान से निकल गया। रास्ते में मैंने सोचा कि गुलाम सरवर ने शादी के मामले को इतना खुफिया क्यों रखा था। उसे ये छुपाने की क्या जरूरत थी? किसी और ने उसकी शादी का जिक्र नहीं किया था। ये सोचते हुए मैंने खुदा बख्श के घर का रुख कर लिया। शायद जैनू को इस बात का कुछ इल्म हो। गुलाम सरवर का घर रास्ते में पड़ता था। मैंने दरवाजे पर नजर डाली तो देखा कि उस पर ताला नहीं था। मैं दस्तक देने के इरादे से दरवाजे के करीब गया तो अंदर से किसी औरत के बोलने की आवाज आई। वो रूहानसी आवाज में एक बातें कर रही थी, जैसे किसी का सोग मना रही हो। चंद लम्हे इंतजार के बाद मैंने दस्तक दी। दरवाजा फौरन ही खुल गया। दरवाजा खोलने वाली जैनो थी। उसकी आंखों में नमी थी। मैंने पूछा तुम चाची के घर नहीं गई? उसने जवाब दिया चाची ने घर से निकाल दिया है। उसके बेटे की दीवार से गिरकर टांग टूट गई है। वो कहती है कि ये मेरी नहुसत की वजह से हुआ है। मैंने पूछा घर में और कौन है? कहने लगी चाची अमीना है। मैंने अंदर कदम रखते हुए कहा मैं तुमसे 2-4 बातें पूछने आया हूँ। कमरे में एक नौजवान औरत बैठी हुई थी। उसने स्याह शलवार और पीले रंग की रेशमी कमीज पहन रखी थी। दुपट्टा भी स्याह रंग का था। मुझे देखकर उसने घूंघट निकाल लिया और उठकर दूसरे कमरे में चली गई। मैंने उसके चेहरे की थोड़ी सी झलक देखी। वो खूबसूरत और सेहतमंद औरत थी। उसकी आंखों में भी आंसुओं की नमी नजर आ रही थी। उसने 2-3 दफा सोंसों की आवाज भी निकाली थी। मैंने जैनू से पूछा ये कौन है?
उसने कहा, चाची अमीना। ये सुनकर मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ। मैं चाची अमीना को अधेड़ उम्र औरत समझ रहा था। मैंने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा चाचा शादी करने की तैयारी कर रहा था? उसने इकरार में सर हिलाया और बोली, थोड़ी देर पहले पता चला है। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया? कहने लगी, चाची अमीना ने। मैंने कहा, अच्छा, मैंने तो सुना है कि तुम्हारा चाचा चोरी छुपे शादी का प्रोग्राम बना रहा था। कहने लगी, चाची अमीना भी यही कहती है। मैंने पूछा, क्या कहती है? वो बोली, वही जो आपने कहा है। उसने चाचे के साथ छुपकर शादी कर ली थी, इस वजह से ये परेशान है। कहती है संख्या खा लूंगी। जैनू की बातें मुझे हैरान कर रही थी। अगर गुलाम सरवर अमीना से शादी कर चुका था तो मुमताज कौन थी? या साजिद अली ने जान छुड़ाने के लिए ऐसे ही एक नाम ले दिया था? मैंने अमीना को कमरे में बुलवाया और शादी के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया, ये ऐसे ही कहती है जी। वो दरवाजे में घूंघट निकाले खड़ी थी। मैंने किसी से शादी नहीं की। ताहम उसका लहजा बता रहा था कि वो झूठ बोल रही थी। मेरे मजीद सवालात के जवाब में उसने बताया कि वो मिडिल पास थी, बेवा माँ की इकलौती बेटी थी। 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन औलाद ना होने की वजह से शौहर ने उसे तलाक दे दी थी और वो सिलाई कढ़ाई का काम करके गुजारा चलाती थी। मैंने पूछा, गुलाम सरवर के साथ तुम्हारा क्या मामला था? कहने लगी, कुछ नहीं जी, कोई मामला नहीं था। मैंने पूछा, निकाह किसने पढ़ाया था? निकाह? मैंने कहा, इस बस्ती में 5-6 मौलवी होंगे, उन सब से पूछने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कहने लगी, वो जी बात यह है जी कि गुलाम सरवर ने मेरे साथ धोखा किया था। मैं उसकी बातों में आ गई थी। लोग कहेंगे मनहूस औरत है। पहले शौहर ने तलाक दे दी और दूसरा डूबकर मर गया। मैं ये लफ्ज तीसरी दफा सुन रहा था। खुदा बख्श की बीवी ने जैनू को मनहूस कहा था। साजिद अली ने मुमताज के मनहूस होने का खदशा जाहिर किया था और अब ऐसा ही खदशा अमीना के दिल में था। और नौसत के ये खदशे सिर्फ इस वजह से थे कि गुलाम सरवर डूब गया था। मैंने अमीना से पूछा, सिर्फ निकाह हुआ था या रुख्सती भी हो गई थी? उसने इकरार कर लिया, जी सिर्फ निकाह ही हुआ था। गुलाम सरवर ने कहा था कि वो रुख्सती धूमधाम से करेगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। बस जी सारी मुकद्दर की बात है। अभी तक सारी तफ्तीश अंधेरे में हो रही थी, अब बात समझ में आने लगी थी, या यूं कहना चाहिए कि तफ्तीश के लिए एक सिरा मिल गया था। मैंने पूछा, गुलाम सरवर कैसा आदमी था? कहने लगी, बड़ा नेक आदमी था जी, उसने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि वो नेक नहीं बुज़दिल था। वो किसी से टक्कर लेने की ताकत नहीं रखता था। ये शादी की बातचीत कब से चल रही थी? कहने लगी, गुलाम सरवर का हमारे घर पुराना आना जाना था। उसने 1 साल पहले भी मेरी माँ को रिश्ते के लिए कहा था, लेकिन उस वक्त उसके हालात ठीक नहीं थे। मैंने पूछा, कौन से हालात? कहने लगी, ये तो मेरी माँ को ही पता होगा, उसी ने इनकार कर दिया था। असल बात यह थी कि उस वक्त गुलाम सरवर भूखा नंगा था। अब उसके हाथ में दौलत आ गई थी। मैंने कहा, गुलाम सरवर ने कभी मुमताज नामी किसी लड़की का जिक्र किया था? उसने कहा, नहीं जी। मैंने पूछा, उसने तुम्हें कोई जेवर वगैरह बनाकर दिया था? कहने लगी, हाँ जी, सोने की चूड़ियां और अंगूठी बनवा कर दी थी। मैंने कहा, यह कब की बात है? कहने लगी, ये 2-2.5 महीने पहले की बात है। ये चीजें उसने निकाह के मौके पर दी थी। कुछ जोड़े भी दिए थे। 15-20 रोज पहले उसने चन्योट से कुछ जेवर खरीदा था, उसमें टीका, झुमके और अंगूठी शामिल थी। कहने लगी, मुझे इस जेवर का कुछ पता नहीं है जी। मैंने कहा, तुम्हारे निकाह में लिखत पढ़त हुई थी या जुबानी हुआ था? कहने लगी, जुबानी हुआ था जी, सिर्फ घर के 4 आदमी शामिल हुए थे। मैंने कहा, तुम कहती हो कि गुलाम सरवर बड़ा नेक आदमी था, मगर मैंने सुना है कि वो मुमताज नामी किसी लड़की से शादी करना चाहता था। कहने लगी, अच्छा जी। उसके लहजे में हैरत थी। वो बोली, मुझे ये बात नहीं मालूम। मैंने कहा, आखिरी 15-20 दिनों में उसका रवैया कैसा था? उसने कहा, रवैया कुछ ठीक नहीं था। उसने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया था। मैंने जैनू से कहा, मेन बाजार में फैंसी चीजों की एक दुकान है, उसके मालिक का नाम साजिद अली है, क्या वो तुम्हारे चाचे से मिलने आता था? उसने कहा, मैंने ये नाम पहले नहीं सुना। मैंने कहा, उस आदमी के एक दांत पर सोने का खोल चढ़ा हुआ है। ये सुनकर उसे साजिद अली के बारे में याद आ गया। उसने बताया कि सोने के दांत वाला एक शख्स 3-4 मरतबा उनके घर आया था। शाम को साजिद अली थाने नहीं आया। अगले रोज उसकी दुकान बंद रही। इसका मतलब यह था कि उसकी पोजीशन मशकूक थी। मैंने उसके घर से पता करवा लिया। उसकी बीवी ने बताया कि वह सौदा लेने लायलपुर गया हुआ था। तीसरे दिन मैंने उसे दुकान खोलने से पहले जा लिया। मैं वर्दी में था और मेरे साथ 2 सिपाही थे। वो मुझे कानून की बातें बताने लगा। उसने कहा, मलिक साहब, मैं अमन पसंद शहरी हूं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैंने कहा, हम गिरफ्तार पहले करते हैं
और जुर्म बाद में साबित होता है। मुझे तुम पर गुलाम सरवर के कत्ल का शुबा है, यानी मैं तुम्हें कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर रहा हूँ। उसने कहा, जनाब, जब आदमी कत्ल होता है तो उसकी कोई लाश भी होती है, बगैर लाश के कत्ल का फैसला सादिर नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, तो फिर हम तुम्हें अगवा, कत्ल, चोरी और लाश गायब करने के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। उसने कहा, वारंट गिरफ्तारी कहाँ है? मैंने सिपाहियों से कहा, इसको जरा ठोस किस्म के वारंट गिरफ्तारी दिखाओ। एक सिपाही ने उसको काबू किया और दूसरे ने हथकड़ी लगा दी। थाने पहुंचकर मैंने उसकी हथकड़ी खोल दी और उसे एक अलग कमरे में बिठाया। दोपहर के बाद उसने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। मैंने उसे खाना भिजवाया मगर मुलाकात नहीं की। शाम को मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया और पूछा, क्या इरादा है? उसने जवाब दिया, मेरा क्या इरादा होगा, आपने मुझे ख्वामख्वाह यहाँ बिठा रखा है, कुछ पता तो चले मेरा जुर्म क्या है। मैंने कहा, परसों मेरी मौजूदगी में एक नौजवान तुम्हारी दुकान पर आया था। तुमने उसका नाम अल्लाह का बंदा बताया था, जरा उसका असली नाम याद करने की कोशिश करो। उसने कहा, इस तरह के तो कई बंदे आते जाते रहते हैं, अगर दुकानदार ग्राहकों के नाम पूछना शुरू कर दे तो वो दुकानदारी नहीं कर सकता। मैंने कहा, साजिद अली, तुम मुझे बड़े मंतकी आदमी लगते हो, लेकिन इस मंतक से तुम अपनी पोजीशन खराब कर रहे हो। बात वो शख्स छुपाता है जिसे कोई खतरा हो, और जब कोई थाने में गोल मोल बातें करता है तो हम समझ जाते हैं कि उसकी पोजीशन साफ नहीं है। जिस आदमी की मैं बात कर रहा हूँ वो गाहक नहीं, तुम्हारा यार बेली था। उसने कोई सौदा नहीं खरीदा था और तुमने उसे खबरदार करने के लिए मुझे थानेदार कहकर मुखातिब किया था। ये बात सुनते ही वो वहां से खिसक गया था। अभी मैं प्यार की जुबान में बात कर रहा हूँ, मेरी बातों का सही जवाब दोगे तो जल्दी फारिग हो जाओगे। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो खासी तकलीफ दे मुस्कुराहट थी। उसने कहा, जनाब, मैंने गलत नहीं कहा था, उसका नाम अब्दुल्ला है, यानी अल्लाह का बंदा। मैं कुर्सी से उठा और उसके करीब जा ठहरा। चंद लम्हों तक उसे घूरने के बाद मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम साजिद है जी, आपको अच्छी तरह मालूम है। मैंने उसका गिरबान पकड़ते हुए कहा, तुमने अपना नाम सजदा करने वाला क्यों नहीं बताया? उसने कहा, मैं तो जी गुनाहगार बंदा हूँ, कभी कभार जुमे की नमाज पढ़ लेता हूँ। मैंने उसके गिरबान को झटका दिया। जिसका नाम तुमने अल्लाह का बंदा बताया है वो तो मुझे शैतान का बंदा लगता है। कहने लगा, ये तो वो जाने या अल्लाह जाने, आदमी को दूसरे पर हुस्ने जन रखना चाहिए। मैंने कहा, उसका पता क्या है, रहता कहाँ है? कहने लगा, मुझे उसका पता मालूम नहीं है, कभी कभी बाजार में नजर आ जाता है। मैंने पूछा, काम क्या करता है? कहने लगा, मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं करता, हर वक्त घूमता फिरता नजर आता है। मैंने कहा, तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? कहने लगा, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसको ऐसे ही आते जाते खैरियत पूछने की आदत है। मैंने कहा, आप मुमताज़ के बारे में बताओ। कहने लगा, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैंने कहा, दोबारा कोशिश करो, मुझे उस लड़की का पता चाहिए। कहने लगा, अगर मुझे लड़की का पता मालूम होता तो मैं पहले ही बता देता। मैंने कहा, अभी तक मैंने तुम्हें हवालात से बाहर रखा है, लेकिन मालूम होता है कि तुम्हें ये रियायत पसंद नहीं आई। अब तुम हवालात के अंदर रहोगे और जब तक तुम्हें मुमताज़ और अब्दुल्ला का पता याद नहीं आएगा तुम बाहर नहीं निकलोगे। वो दलील से अपनी लाइल्मी साबित करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि वो बहुत कुछ जानता है। मैंने एक सिपाही को बुलाकर कहा कि उसे ले जाकर हवालात में बंद कर दे। थोड़ी देर के बाद उसके दो रिश्तेदार हाल अहवाल पूछने आ गए। मैंने उन्हें मुख्तसर अहवाल बताकर रुखसत कर दिया। अगली सुबह मैंने दो सिपाही अब्दुल्ला नामी नौजवान की तलाश में रवाना किए और उन्हें ताकीद की कि वो खाली हाथ वापस ना आए। छोटे इलाके में किसी आदमी को तलाश करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वहाँ बाहमी राब्ते ज़्यादा होते हैं। दोनों सिपाही 4-5 घंटे के अंदर अब्दुल्ला को पकड़कर थाने ले आए। सिपाहियों ने बताया कि उसने खासी मज़ामत की थी और हाथ पैर भी चलाए थे, लेकिन थाने में पहुंचकर वो मस्कीन और फर्मा बरदार बन गया था। सिपाही ने मजीद बताया कि उसकी उर्फियत अब्दू थी और वो इसी नाम से ज़्यादा मशहूर था। मैंने उसका जायज़ा लेते पूछा, क्यों भाई अब्दू, कैसी गुजर बसर हो रही है? उसने कहा, अल्लाह का बड़ा करम है। उसने दांत निकाले। मैं दो हस्तियों से बहुत डरता हूँ, एक खुदा की ज़ात से और दूसरा थानेदार से। मैंने कहा, क्यों भाई, थानेदार से क्यों डरते हो, कोई जुर्म किया है तुमने? कहने लगा, सरकार, जुर्म से बचने के लिए ही तो मैं आपसे डरता हूँ। उसने मस्कीनी से कहा, सच पूछें तो इस इलाके में आपके नाम का बड़ा टैका है। मैंने कहा, अच्छा, बड़ी खबर रखते हो तुम मेरी। वैसे मैंने पहली दफा तुम्हारी शक्ल देखी है, काम क्या करते हो? उसने कहा, मैं मजदूर आदमी हूँ जी, जो भी काम मिल जाए वो कर लेता हूँ। पहले बसों में कंडक्टरी करता था, अब ड्राइवरी सीख ली है, 10-15 दिन तक लाइसेंस मिल जाएगा। मैंने पूछा, साजिद अली को कब से जानते हो? कहने लगा, ज्यादा जान पहचान नहीं है, दूर की सलाम दुआ है। मैंने कहा, साजिद अली कह रहा था कि तुम दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना है। उसने आंखें झपकाई और बोला, कोई ज्यादा आना जाना नहीं है, कभी कभी दोस्तों में ताश की बाजी लगती है।
मैं समझ गया कि वो जवारी था। मैंने पूछा, ये बाजी किसकी बैठक में लगती है? कहने लगा, ज्यादातर हमारी बैठक में लगती है। मैंने पूछा, ज्यादा माल कौन जीतता है? कहने लगा, तौबा तौबा जी। उसने कानों को हाथ लगाए। हमने जुआ कभी नहीं खेला, यूं ही दिल बेशौरी करने के लिए खेलते हैं। मैंने कहा, तुम्हें अपने यार की मौत का तो बहुत अफसोस हुआ होगा। कहने लगा, कौन सा यार? मैंने कहा, मैं गुलाम सरवर की बात कर रहा हूँ। साजिद अली बता रहा था कि वो भी तुम लोगों के साथ ताश खेला करता था। कहने लगा, अच्छा अच्छा, वो गुलाम सरवर? वो बौखला कर बोला, मेरी उससे कोई दोस्ती नहीं थी, वो साजिद अली का ही दोस्त था। उसकी घबराहट देखकर मेरे शक में इजाफा हो गया। मैंने कहा, साजिद कहता है कि तुम दोनों, यानी तुम और साजिद, गुलाम सरवर की शादी करा रहे थे, चिन्नौर से जेवर भी खरीद लिया था। कहने लगा, इस किस्म के धंधे साजिद बाबू करता है, औरतों का सामान जो बेचता है। मेरी तो अपनी शादी नहीं हुई जी, मैंने दूसरों की शादी क्या करानी है? मैंने उससे सच उगलवाने के लिए कहा, साजिद तो कहता है कि मुमताज तुम्हारी जानने वाली है। उसने हैरानी और गुस्से से कहा, उसने ये कहा है? उसको जरा मेरे सामने तो करें। मुमताज की वजह से तो उसके घर में फसाद पड़ा हुआ था। साजिद बाबू ने बड़ी मुश्किल से उसने बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन हमें क्या जी, हम क्यों पराए फड्डे में टांग अड़ाएं? मैंने उसकी अधूरी बात पूरी करते हुए कहा, साजिद बाबू ने अपनी जान छुड़ाने के लिए मुमताज को गुलाम सरवर के गले मंड दिया, मगर वो गुलाम सरवर शादी पर राजी कैसे हो गया? उसको उस बात की समझ ना आई कि मुमताज अच्छे किरदार की लड़की नहीं है। वो मेरी बातों में आ गया और बोला, मुमताज बड़ी जलवा लड़की है, दूर से लश्कारा मारती है, जो देखता है उधर ही सिग्नल डाउन हो जाता है। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, अच्छा, तुमने तो मेरे दिल में भी शौक पैदा कर दिया है। उसका ठिकाना कहाँ है? जरा देखें तो सही, कितना लश्कारा मारती है। कहने लगा, अब मुश्किल है, सुना है कि कहीं चली गई है। मैंने कहा, यहाँ किसके पास रहती थी? कहने लगा, यहाँ वो अपनी बड़ी बहन के पास रहती थी। उसने मेरे पूछने पर बड़ी बहन का नाम शमशाद बताया और उसके घर का पता भी बता दिया। मैंने उसे थाने में बिठाया और एक हवालदार के हमरा शमशाद बेगम के घर पहुंच गया। वो शादीशुदा औरत थी और 2 बच्चों की माँ थी। उसके शौहर का नाम मंजूर हुसैन था। शमशाद बेगम उस वक्त अकेली थी, उसका शौहर काम पर गया हुआ था। वो 30-32 साल की घरेलू औरत थी। उसके नकूश अच्छे थे, अगर वो मेकअप में होती तो खासी पुरकशिश लगती। मैंने अपना तारुफ कराने के बाद मुमताज के बारे में पूछा। वो तो अब यहाँ नहीं रहती, उसने जवाब दिया। फिर कुछ सोचकर बोली, 1 हफ्ता तक वापस आ जाएगी, आपको उससे क्या काम है? मैंने कहा, साजिद अली ने बताया है कि मुमताज की शादी गुलाम सरवर से तय हुई थी। ये सुनकर उसके चेहरे पर हल्का सा रंग आकर चला गया और बोली, हुई तो थी। उसके जवाब से ये बात तय हो गई थी कि वो साजिद अली को जानती थी। मैंने पूछा, फिर शादी क्यों नहीं हुई? कहने लगी, आपको नहीं पता? मैंने पूछा, किस बात का? कहने लगी, सुना है कि गुलाम सरवर दरिया में डूब गया है। मैंने कहा, सुना तो मैंने भी है, लेकिन उसकी लाश आज तक नहीं मिली। मैंने कहा, फिर सरसरी अंदाज में पूछा, मुमताज कहाँ गई हुई है? कहने लगी, वो अपने उधर लाहौर गई हुई है, मामू से मिलने गई हुई है, 2-3 रोज तक आ जाएगी। उसकी बातों से अंदाजा होता था कि वो घबराहट का शिकार हो गई थी। पहले उसने कहा था कि मुमताज अब वहां नहीं रहती, फिर कहा कि वो 1 हफ्ते में वापस आ जाएगी, और अब वो उसकी 2-3 रोज में वापसी की खबर दे रही थी। वाज़ेह तौर पर वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारे मामू का पता क्या है? कहने लगी, पता तो मुझे याद नहीं है, आप पता क्या करेंगे? मैंने कहा, मैं मुमताज के पास अफसोस करने जाऊंगा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, उसके मंगतर की मौत का अफसोस। तुम अब्दुल्ला उर्फ अब्दू को जानती हो? कहने लगी, नहीं, मैंने पहली दफा ये नाम सुना है। मैंने कहा, ये औबाश किस्म का नौजवान है, साजिद अली का गहरा दोस्त है। ये कह रहा था कि मुमताज साजिद अली से शादी करना चाहती थी। कहने लगी, बकवास करता है, और आपने तो खुद ही कह दिया है कि ये औबाश आदमी है। साजिद अली तो बीवी बच्चों वाला है। मेरी बहन को शादीशुदा आदमी से शादी करने की क्या जरूरत है? वो कौन सी बूढ़ी हो गई है, उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। मैंने कहा, शादीशुदा तो गुलाम सरवर भी था। उसने हैरानी से कहा, जी, उसकी बीवी कहाँ है? मैंने कहा, वो उसके घर में रह रही है। अब्दू कह रहा था कि साजिद अली ने अपनी जान छुड़ाने के लिए मुमताज को गुलाम सरवर के पल्ले बांध दिया था। कहने लगी, ये तो सरासर धोखा है। मैंने वापस मुड़ते हुए कहा, दुनिया में इस किस्म के धोखे रोजाना होते हैं। किसी अजनबी को रिश्ता देने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लेनी चाहिए। तुम्हारे मामू का पता लेने के लिए मैं शाम को आऊंगा। 15 मिनट के बाद मैं साजिद अली के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दरवाजा साजिद अली की बीवी ने खोला। वो पढ़ी लिखी मगर देहाती टाइप की सीधी सादी औरत थी। वो उन औरतों में से थी जिनका सबसे बड़ा मकसद घर संभालना होता है। वो मोटे नकूश की खुश शक्ल औरत थी और ढीले डाले लिबास में मलबूस थी। उसके बिखरे हुए बाल और हुलिया बता रहा था कि वो घर के कामों में जुटी हुई थी। उसके शौहर की दुकान पर दिन भर बनी सबरी फैशनेबल औरतें आती थीं।
मैंने अंदाजा लगाया कि जब वो घर आता होगा तो उसे अपनी जट्टी मार्का बीवी देखकर यकीनन बड़ी मायूसी होती होगी। उसका नाम हमीदा बीबी मालूम हुआ। वो मुझे एक आरास्ता बैठक में ले गई। वहां हर चीज सलीके से रखी हुई थी। 2 बच्चे भी कमरे में आ गए, एक लड़का और एक लड़की। दोनों ने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और उनके बाल सलीके से बने हुए थे। गोया हमीदा बीवी सामने नजर आने वाली चीजों के बनाव सिंगार में लगी रहती थी, और जो चीज उसे नजर नहीं आती थी, यानी अपना वजूद, उसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने पूछा, थानेदार साहब, इन मासूम बच्चों के बाप को आपने किस जुर्म में अंदर बंद किया हुआ है? मैंने कहा, ये बच्चे तो यकीनन मासूम होंगे, लेकिन इनका बाप मासूम नहीं है। उसको हमने मुमताज नामी औरत के चक्कर में पकड़ा है। खुदा उस डायन को गारत करे, उसने मेरा घर बर्बाद करने का तहिया किया हुआ है। इनके अब्बा से क्या गलती हुई है? मैंने कहा, वो मुमताज की शादी गुलाम सरवर नामी एक शख्स से करा रहा था, लेकिन चंद रोज पहले गुलाम सरवर गायब हो गया है। उसकी भतीजी जैनू कहती है कि 2 आदमियों ने उसे दरिया में धक्का दे दिया था। कहने लगी, खुदा करे कोई उस डायन को भी दरिया में फेंक दे। उसकी वजह से हमारे घर का सुकून और चैन खत्म हो गया है। उसने मेरे आदमी को बहुत लूटा है। मैं उनके घर जाकर शोर न मचाती तो ये मेरे आदमी से शादी कर लेती। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि गुलाम सरवर की गुमशुदगी में तुम्हारे खामन का हाथ है, क्योंकि गुलाम सरवर के घर से जेवर और भारी रकम भी गायब है। मुझे मालूम हुआ है कि साजिद अली का कुछ आवारा लोगों के साथ उठना बैठना था। उनमें से एक तो अब्दू है, जो इस वक्त थाने में है। इसके अलावा किन लोगों का साजिद से मिलना जुलना था? कहने लगी, सबसे बड़ा बदमाश वो अब्दू ही है। उसके अलावा 2-3 आदमी और हैं, जिनमें से एक का नाम जलाल है। बाकियों के नाम मुझे मालूम नहीं। मैंने उसे जलाल का पता पूछा और उसे डायरी में नोट कर लिया। फिर पूछा, तुम्हारे घर में शीशा नहीं है? कहने लगी, शीशा? मुंह देखने वाला? मैंने इकरार में सर हिलाया। वो अंदर चली गई और एक दस्ती शीशा उठा लाई। उसका साइज तकरीबन 4 × 6 इंच था। मैंने कहा, यह तो बहुत छोटा शीशा है, इसमें तो चेहरा भी ठीक से नजर नहीं आता। अपने खाविंद से कहकर एक बड़ा शीशा मंगवा लो, 2 फीट चौड़ा और 6 फीट ऊंचा, जिसमें आदमी पूरे का पूरा नजर आ सके। उसने हैरत से मेरी बात सुनी और फिर बोली, हमने क्या करना है इतना बड़ा शीशा? हम फैशनी लोग नहीं हैं। मैंने कहा, बीबी जरा गौर से मेरी बात सुनो। तुम्हारे खाविंद की दुकान पर सारा दिन फैशनी औरतें आती हैं। उनको देख देख कर उसके मिजाज में तब्दीली आ गई है। इस वजह से वो तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता। तुमने घर को तो खूब सजाया हुआ है, मगर तुम्हारा अपना हुलिया ठीक नहीं है। बड़ा शीशा घर में होगा तो तुम्हें अपना हुलिया नजर आता रहेगा। उसने शर्मा कर कहा, मुझे फैशन करना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, अगर ये नहीं करोगी तो तुम्हारा खामिद किसी दूसरी मुमताज से दोस्ती कर लेगा। मेरी बात सुनकर वो फिक्रमंद नजर आने लगी। मैं उठा और सलाम करके रुखसत हो गया। जलाल के घर जाने से पहले मैंने थाने से 2 सिपाहियों को साथ ले लिया और दरवाजा खटखटाने से पहले एक सिपाही को पिछली तरफ भेज दिया। दरवाजा एक औरत ने खोला। मैंने अपना तारुफ कराया और जलाल को बाहर भेजने के लिए कहा। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजा बंद करके वापस चली गई। चंद लम्हों के बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला और औरत ने कहा, जलाल घर पर नहीं है जी। मैंने दरवाजे में पैर अड़ा दिया और औरत से कहा कि वो एक तरफ हो जाए। अगर जलाल घर में ना होता तो वो पहली दफा में कह देती। उसने एक तरफ होने के बजाय चीखना शुरू कर दिया और दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगी। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और सिपाही को इशारा करते हुए अंदर दाखिल हो गया। एक कवील जुस्सा शख्स जिसने सुम वाली लाठी हाथ पे पकड़ रखी थी, ललकारने वाले अंदाज में हमारी तरफ बढ़ा। ओए पुलसियो, ये पर्दे वाला घर है, बाहर निकलकर बात करो, नहीं तो एक आध का सर खोल दूंगा। उसने गदके के अंदाज में लाठी घुमाई। मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया और उसे लाठी फेंक देने के लिए कहा, मगर वो खौफजदा नहीं हुआ और लाठी नहीं फेंकी। ताहम रिवॉल्वर देखकर अपनी जगह पर रुक गया। पिछला दरवाजा खुला हुआ था। जिस सिपाही को मैंने मकान के पिछले हिस्से में भेजा था, वो शोर सुनकर अंदर दाखिल हुआ और तेजी से लठ बरदार की तरफ बढ़ा। 2 औरतें जो एक कमरे के दरवाजे में खड़ी थी, शोर मचाकर लठ बरदार को सिपाही के बारे में बताने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो रखने के लिए एक हवाई फायर कर दिया। सिपाही ने अकब से उसकी गर्दन में बाजू डाल दिया। उसका ध्यान पीछे की तरफ हुआ तो दूसरे सिपाही ने लाठी पकड़कर उसे झटका दिया। लठ बरदार के हाथ से लाठी छूट गई और वो औरतों को मदद के लिए आवाजें देने लगा। सिपाही उसे घसीटकर बाहर ले गए और उसकी कुछ मरम्मत भी कर दी। मैंने उसकी लाठी भी उठा ली। थाने पहुंचकर पता चला कि वो जलाल ही था। मैंने उसे हवालात में बंद कर दिया और साजिद अली को कमरे में बुला लिया। अब तुम्हारे साथ खुलकर बात होगी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे 2 यार थाने में आ गए हैं, अब्दू और जलाल। जलाल भी? उसके मुंह से बेख्तियार निकला, लेकिन वो फौरन ही मोहतात हो गया और बोला, ठीक है जी, खुलकर बात कर लें।
میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میں نے کہا میں ممتاز کی بہن شمشاد اور تمہاری بیوی سے بھی ملا ہوں، ان سے بھی مجھے کافی مفید باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ تم نے یہی کہا تھا نا کہ تمہیں نام کے علاوہ ممتاز کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے؟ کہنے لگا میں نے ایک لڑکی کی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا اس کی عزت کو کیا خطرہ تھا اور کیا اب اس کی عزت برباد ہو گئی ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے یہ تو نہیں کہا۔ میں نے کہا ساجد علی میں اب تک تمہارا خیال کر رہا ہوں، ذرا سوچ سمجھ کر منہ کھولو۔ تمہاری بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر مجھے ممتاز کے گھر کا پتہ معلوم ہو جاتا تو اس کی عزت محفوظ نہ رہتی۔ دوسرے لفظوں میں تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ اس نے کہا معافی چاہتا ہوں، میرے منہ سے غلط بات نکل گئی ہے۔ دراصل غلام سرور نے مجھے ممتاز کا پتہ بتانے سے منع کیا تھا۔ میں نے کہا ممتاز بڑی عزت والی لڑکی ہے۔ میں نے اس کے کندھے پر گرفت سخت کرتے ہوئے کہا ہے نا، باعصمت، باحیا اور غیر مردوں سے دور رہنے والی۔ کہنے لگا وہ جی بات یہ ہے کہ انسان کو حسن ظن سے کام لینا چاہیے، باقی اندر کا حال تو خدا ہی جانے۔ میں نے کہا اندر کا حال تو تم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہو، کیونکہ تمہارا اس سے معاشقہ چل رہا تھا اور وہ تمہارے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگا یہ جھوٹ ہے جی، میں نے ہمیشہ اسے بہنوں کی طرح سمجھا ہے، میں بیوی بچوں والا آدمی ہوں۔ میں نے کہا بچوں ایک دن اور ٹھہر جاؤ، اس عشق کا قصہ ممتاز خود بتائے گی، ممتاز بھی بتائے گی اور دوسرے گواہ بھی۔ کہنے لگا ممتاز کہاں ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تمہیں اللہ کے بندے یعنی عبداللہ عرف عبدو کا پتہ معلوم نہیں ہے؟ بس بازار میں کبھی کبھی سلام دعا ہو جاتی ہے نا یہی بات؟ اس نے تھوک نگلا اور بولا وہ جی بات یہ ہے کہ… میں نے اس کی بات کاٹی، تم نے ایک شریف آدمی کی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا تھا، ہے نا یہی بات؟ کہنے لگا جناب بات یہ ہے کہ عبدو کی شہرت کچھ اچھی نہیں ہے۔ اس نے کہا اس معاملے میں میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے کہا ایک بات تو بتاؤ، عزت سچ بولنے سے ہوتی ہے یا جھوٹ بولنے سے؟ کہنے لگا عزت تو سچ بولنے سے ہی ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی… میں نے اس کی بات کاٹی، اب اصل بات کی طرف آ جاؤ، غلام سرور کا مال کس کے پاس ہے؟ کہنے لگا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے جی، میں بالکل سچ کہتا ہوں۔ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی، اب کس کی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں جی، اب بالکل سچ بول رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ دو بدماش کون ہیں جنہوں نے غلام سرور کو دریا میں دھکا دیا تھا؟ کہنے لگا میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جی۔ میں نے پوچھا عبدو کی بیٹھک میں جوا کون کون کھیلتا ہے؟ کہنے لگا جوا کون کافر کھیلتا ہے جی، ہم تو کبھی کبھی تاش کھیلنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا اپنے باقی ساتھیوں کے نام بتاؤ۔ کہنے لگا بس جی وہ جلال کے علاوہ منظور اور اسلم وغیرہ ہوتے ہیں۔ میں نے اسی سے منظور اور اسلم کے پتے پوچھے اور ایک ASI کو 4 سپاہیوں کے ہمراہ ان کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ ساجد نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ اسے تھوڑا سا تیرنا آتا تھا اور 14 ستمبر کو لاہور گیا ہوا تھا۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں بھیجا اور جلال کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میں نے 2 سپاہی اس کے دائیں بائیں کھڑے کر دیے اور کہا کیوں بھائی جلال پہلوان، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگا طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے جناب، پر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے مجھے گرفتار کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا او ایک کھوتے دیا کھرا، گرفتاری والا کام تو تم نے خود کیا ہے۔ میں نے اس کے بازو ٹٹولتے ہوئے کہا ہم تو تم سے بات کرنے آئے تھے۔ کہنے لگا حضور آپ تو چڑھائی کر کے اندر گھس آئے تھے۔ میں نے کہا بات سن، تیرے دماغ پر چربی کچھ زیادہ چڑھ گئی ہے۔ اگر بندہ گھر میں موجود ہو اور اپنی عورت کے ذریعے کہلوا دے کہ وہ گھر پر نہیں ہے تو جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ میں نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا اس نے کوئی جرم کیا ہے، اس لیے پولیس کے سامنے آتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اگر تم شرافت سے باہر آ جاتے تو شاید ہم 2-4 باتیں پوچھ کر واپس چلے جاتے۔ دوسرا جرم تمہارا یہ ہے کہ تم نے لاٹھی سے ہم پر حملہ کیا۔ کہنے لگا جناب غلطی ہو گئی، میری بیوی نے شور مچایا تو میں گھبرا گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس دفعہ درگزر کر دیں۔ میں نے کہا درگزر ضرور کریں گے، بشرطے کہ تم نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ غلام سرور کو کب سے جانتے ہو؟ اس نے کہا کون سا غلام سرور جناب؟ میں نے کہا میسنے بننے کی کوشش نہیں کرو، سیدھا جواب نہیں دو گے تو مجھے دوسرا طریقہ آزمانا پڑے گا۔ کہنے لگا اچھا میں سمجھ گیا، آپ نیاز علی ڈاکو کی بھائی کی بات کر رہے ہیں۔ غلام سرور سے میری واقفیت تھی پر دوستی نہیں تھی، آتے جاتے سلام دعا ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا اوئے بکتے ہو، مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگوں کی بڑی گہری یاری تھی، اکٹھے تاش کھیلا کرتے تھے۔
कहने लगा, हाँ जी, ताश तो जरूर खेलते थे पर यारी नहीं थी। गुलाम सरवर ने 1-2 महीने से इधर आना शुरू किया था। मैंने पूछा, उसको लूटने का मंसूबा किसने बनाया था? कहने लगा, मेरी तौबा जी, मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरा थाने में कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं आधे घंटे तक उससे पूछ गिछ करता रहा मगर कोई नई बात मालूम नहीं हो सकी। अगले रोज मैंने मंजूर और असलम से अलग अलग पूछगिछ की। उन सब की कहानी तकरीबन एक जैसी थी। गुलाम सरवर ने कुछ हफ्तों से अब्दू की बैठक में आना जाना शुरू किया था। वो साजिद अली का दोस्त था और इसी के साथ वहां आता था। बाकी लोगों से उसकी ज्यादा बोलचाल नहीं थी। मैं जिस खास चीज की तलाश में था वो मुझे नजर नहीं आ रही थी। 5 में से किसी के चेहरे या बातों में कातिलों वाला रंग नजर नहीं आता था। वो परेशान भी थे, कुछ खौफजदा भी थे, मगर किसी के चेहरे पर वो खौफ नहीं था जो किसी कातिल के चेहरे पर होता है। अचानक मेरे जहन में एक नई बात आई। मैंने 5 को बारी बारी अपने कमरे में बुलाया और एक सवाल किया, क्या तुम तैरना जानते हो? साजिद और जलाल ने कहा कि उनको थोड़ा थोड़ा तैरना आता है। असलम ने कहा कि उसे अच्छी तरह तैरना आता है। अब्दू और मंजूर ने कहा कि उनको बिल्कुल तैरना नहीं आता। मैंने उनका बयान को चेक करने का एक मंसूबा बनाया। अगली सुबह में 5 को हमरा लेकर दरिया पर पहुंच गया। हमारे साथ निस्फ दर्जन सिपाही थे। एक सिपाही को मैंने 1 घंटा पहले दरिया के दूसरी तरफ भेज दिया था। वो उस चरवाहे के हमरा टिकरी की ओट में बैठा था जिसने एक शख्स को कपड़ों समेत दरिया से निकलते देखा था। 5 परेशान थे, उनको कुछ पता नहीं था कि मेरा मंसूबा क्या था। मैंने 2 कश्तियों और 2 मलाहों और 2 गोताखोरों का इंतजाम भी किया हुआ था। मैं इस असना में एक एक चेहरे का बगौर जायजा ले रहा था। सबसे ज्यादा घबराहट मुझे अब्दू और मंजूर के चेहरे पर नजर आ रही थी। उसकी 2 वजह समझ में आती थी, या तो उन्हें पोल खुल जाने का अंदेशा था या पानी में डुबकियां खाने का। पहले मैंने उन्हीं दोनों को कश्ती में बिठाया। दरिया के वस्त में पहुंचकर सिपाहियों ने मेरी हिदायत के मुताबिक मंजूर को पकड़ा और कपड़ों समेत दरिया में फेंक दिया। वो नाड़ियों की तरह हाथ चलाने लगा। इतने में सिपाहियों ने अब्दू को भी पानी में फेंक दिया। वो भी उल्टे सीधे हाथ चलाने लगा। मैं बगौर दोनों का जायजा ले रहा था। मंजूर 3-4 डुबकियां खा चुका था और इंतहाई खौफजदा नजर आ रहा था। मैंने दूसरी कश्ती में मौजूद गोताखोरों को इशारा किया कि उसे निकाल लें। फिर पूरी तरह अब्दू की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर बदहवासी नहीं थी। वो जब नीचे जाता तो सांस रोक लेता और जब ऊपर आता तो रुका हुआ सांस खारिज करके अच्छी तरह अपने फेफड़ों में हवा भर लेता। इसका मतलब यह था कि वो डुबकियां खाने की अदाकारी कर रहा था। इस असना में मल्लाह ने मेरे कहने पर कश्ती और उसके और मंजूर के दरमियान कर दी थी ताकि वो ये ना देख सके कि मंजूर को बाहर निकाला जा रहा था। 3-4 मिनट के बाद उसने डुबकी लगाई और नजरों से ओझल हो गया। एक सिपाही ने कहा, खुदा खैर करे, ये तो गायब ही हो गया। मैं भी फिक्रमंद हो गया। शायद मैंने गलत अंदाजा लगाया था। हम चारों तरफ देखने लगे। तकरीबन 1 या 1.5 मिनट बाद वो हमसे 50 गज दूर सतह आप पर उभरा और ब्रेस्ट स्ट्रोक लगाता हुआ किनारे की तरफ बढ़ा। मैंने मल्लाह से कहा कि कश्ती को आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ ले चले। वो टिकरी से कुछ परे रेतले किनारे पर बाहर निकला और हाथ पैर झाड़ता हुआ एक तरफ चल पड़ा। उसने शलवार के पांचे ऊपर कर लिए और कमीज उतारना शुरू कर दी। वाज़ेह तौर पर वो फरार का इरादा रखता था। टिकरी पर मौजूद सिपाही भी उसका इरादा भांप चुका था। उसने उसके पीछे दौड़ लगा दी। अब्दू ने बदहवासी में बटन खोले बगैर कमीज उतारना शुरू कर दी थी। नतीजा ये निकला कि वो उसके गले में फंस गई। इतने में सिपाही उसके सर पर जा पहुंचा और उसे काबू कर लिया। चरवाहे ने उसे पहचान लिया था। उसने उसी शख्स को कपड़ों समेत दरिया से निकलते देखा था। मुझे सारे ड्रामे का अंदाजा हो चुका था। थाने पहुंचकर मैंने अब्दू के अलावा बाकी अफराद को हवालात में बंद कर दिया और अब्दू को पूछगिछ के लिए कमरे में ले गया। वो उन्हीं भीगे हुए कपड़ों में था। मैंने रोलर लहराते हुए कहा, अब्दू, तैराकी का मुकाबला तो तुम जीत गए हो, अब असल कहानी सुनाना शुरू कर दो। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, सरकार, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं सच कहता हूं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने कहा, पहले तो अपने साथियों के नाम बताओ। कहने लगा, सरकार, जरा ये डंडा हाथ से रख दें, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। इस डंडे को देखकर मेरी यादाश्त काम नहीं कर रही। मेरी बात सुनने के बाद आपको यकीन आ जाएगा कि मैं वाकई बेगुनाह हूं। मैंने रोलर एक तरफ रख दिया और कहा, मुझे सारी कहानी मालूम हो चुकी है। अगर तुमने झूठ बोला तो ये डंडा चलना शुरू हो जाएगा। उसने कहा, अब झूठ नहीं बोलूंगा जी, आप जो पूछेंगे उसका सही जवाब दूंगा। हमने सिर्फ मजदूरी की थी। 50 रुपए मुझे मिले थे और 50 रुपए जलाल पहलवान को। मैंने कहा, ये मजदूरी तुमको किसने दी थी? कहने लगा, गुलाम सरवर ने। उसका जवाब मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक था। उसने तफसील बताते हुए कहा कि 13 सितंबर को साजिद अली ने उसे और जलाल को अपने घर बुलाया और कहा, थोड़ी सी कमाई करने के बारे में क्या ख्याल है? उस वक्त रात के 10 बजे थे और गुलाम सरवर भी उसके साथ था। चारों ताश खेलकर फारिग हुए थे। जलाल ने कहा, कमाई किसको बुरी लगती है साजिद बाबू? काम क्या है? किसी की मुझसे चोरी करवानी है? साजिद अली ने कहा, नहीं, थोड़ी सी फाइट करनी है और तैर कर दरिया पार करना है। अब्दुल, सुना है तुम बड़े अच्छे तैराक हो। उसने कहा, तैराक तो मैं बहुत अच्छा हूं, मगर तैरने का कमाई से क्या ताल्लुक है? क्या दरिया से कोई खजाना निकालना है? साजिद अली ने कहा, सारा काम 1 घंटे का है।
दोनों को 50-50 रुपए मिलेंगे और काम राजदारी का है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस जमाने में 50 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, लिहाजा दोनों ने फौरन राजदारी का वादा कर लिया। साजिद अली असल बात की तरफ आते हुए बोला, कल शाम को गुलाम सरवर अपनी भतीजी के साथ दरिया पर जाएगा। तुम दोनों झाड़ियों में छुपकर बैठोगे और चादरों में अपने चेहरे छुपाकर रखोगे। जब ये गुलाम सरवर अपनी भतीजी के साथ वापस जाने लगेगा तो तुम झाड़ियों से निकलकर बदमाशों की तरह इसको आवाज दोगे। ये अपनी भतीजी को रोककर तुम्हारी तरफ आएगा। उसके बाद हल्की फुल्की फाइट शुरू हो जाएगी। फाइट के दौरान अब्दू और गुलाम रसूल अपने अपने जूते उतार देंगे। अब्दू दरिया में छलांग लगा देगा और गुलाम सरवर उसके जूते पहन लेगा और उसकी चादर ओढ़ लेगा। अब्दू ने कहा, बात समझ में नहीं आई। साजिद अली ने कहा, समझने की कोई बात नहीं है। तुम दरिया में छलांग लगाने के बाद लंबा सा गोता लगाना और दूर जाकर निकलना, ताकि भतीजी यही समझे कि उसका चाचा पानी में डूब गया है। इसके बाद तुम परले किनारे की तरफ चले जाना और पुल के करीब पहुंच जाना। ये दोनों दूसरी तरफ से उधर पहुंचेंगे, वहां तुम कपड़े बदलोगे और अपने जूते पहन लोगे। उन्होंने कहा, और ये गुलाम सरवर क्या पहनेगा? उन्होंने कहा, ये एक फालतू जोड़ा साथ लेकर जाएगा। उन्होंने कहा, पर अपने जूते उधर छोड़ने की क्या जरूरत है? उसने कहा, ताकि अगर कोई चेक करने आए तो यही समझे कि गुलाम सरवर दरिया में डूबकर अल्लाह बेली हो गया है। उन्होंने कहा, यह सारा चक्कर क्या है? साजिद अली ने कहा, तुम अपने 50 रुपए खरे करने की फिक्र करो, चक्कर को छोड़ो। उधर पक्की सड़क से तुम तीनों बस में बैठकर लाहौर चले जाओगे। उधर 1-2 दिन सैरो तफरी करना और फिर वापस आ जाना। ये सारा खर्चा गुलाम सरवर के जिम्मे होगा। जलाल ने कहा, साजिद बाबू, तुमने विचली गल नहीं बताई, पर हमें क्या? वो क्या कहते हैं, नाले देवी दर्शन ते नाले वंज दा व्यापार। पैसे भी मिलेंगे और दाता नगरी की सैर भी हो जाएगी। तीनों ने मंसूबे की जुजियात तय की और रुखसत हो गए। मैंने साजिद अली को अपने पास बुलवाया और उसे गिरबान से पकड़ते हुए कहा, आधी कहानी अब्दू ने सुनाई है, आधी तुम सुनाओ। उसने कहा, मलिक साहब, मैंने जो कुछ किया वो गुलाम सरवर की ख्वाहिश पर किया था। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, ना कोई बंदा मारा और ना कोई वारदात की। बस जरा सा ड्रामा किया था, इसलिए मेहरबानी फरमाकर मेरा गिरबान छोड़ दें। मैं इज्जतदार आदमी हूँ। मैंने उसे एक थप्पड़ रसीद किया, फिर कहा, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शराफत होती तो तुम एक यतीम लड़की की कुल पूंजी लूटने का मंसूबा न बनाते। उसने कहा, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने उसे एक और थप्पड़ रसीद किया। मैंने कहा, तुम्हें सब कुछ पता है, पहले ये बताओ कि तुमने इस मंसूबाबाजी के कितने पैसे लिए हैं? गुलाम सरवर की मौत का ड्रामा रचाने और उसकी शादी कराने के। मैंने दोबारा हाथ बुलंद किया। अब अगर झूठ बोला तो तुम्हारे बखिए उधेड़ दूंगा। तुम्हारे झूठ की वजह से मेरा बहुत वक्त जाया हो चुका है। जल्दी बोलो, गुलाम सरवर ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? वो सीधे रास्ते पर आ गया और बोला, 300 रुपए। मैंने कहा, मुमताज कहाँ है? कहने लगा, वो लाहौर में होगी, गुलाम सरवर के पास। मैंने कहा, इस मंसूबे में कौन कौन शामिल है? उसने जवाब दिया, अब्दू और जलाल। मंजूर और असलम का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने उस मंजूर और असलम को रिहा कर दिया और एक छापा मार पार्टी तैयार करके उसी वक्त लाहौर जाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे डर था कि मुमताज की बहन लाहौर पहुंचकर गुलाम सरवर को पुलिस तफ्तीश से आगाह न कर दे। साजिद अली को गुलाम सरवर की रिहाशगाह का इल्म था, इसलिए मैंने उसे भी साथ लिया। मेरा अंदाजा ठीक ही निकला। शमशाद बीबी थोड़ी देर पहले वहां पहुंची थी और गुलाम सरवर घबराहट के आलम में सामान पैक कर रहा था। मेरी दस्तक के जवाब में मुमताज ने दरवाजा खोला और हमें देखते ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की। मैंने अपने साथियों को पीछे आने का इशारा किया और दरवाजे को धकेलते हुए अंदर दाखिल हो गया। कमरे के वस्त में 2 थैले और एक खुला हुआ ट्रंक रखा था। गुलाम सरवर ट्रंक के अंदर कपड़े और दीगर चीजें रख रहा था। मुमताज की घबराई आवाज सुनकर उसने दरवाजे की तरफ देखा और यूं उछला जैसे जलजला आ गया हो। फिर उसने एक अहमकाना हरकत की। संदूक के अंदर से एक पोटली निकाली और सहन वाले दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की। मैंने लपक कर उसका कॉलर पकड़ लिया और 2-4 हाथ जमा दिए। उसने पोटली को सीने से चिमटा लिया और वावेला करने लगा। एक सिपाही ने उसके हाथ से पोटली छीनी और दूसरे ने उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। उसने किसी दीवाने की तरह कहा, ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, इसे कोई हाथ ना लगाए, ये मेरा माल है। मैंने पोटली खोलकर चेक की। उसमें 100 और 10 रुपए वाली गड्डियां रखी थी। मैंने उसे एक लात रसीद की और कहा, कहां से आया ये माल? वो एक ही बात रटे जा रहा था, ये मेरा माल है जी, मैंने जमा किया था, ये मेरा माल है। मैंने मुमताज की तरफ इशारा करते पूछा, ये तुम्हारी क्या लगती है? उसने कहा, ये मेरी बीवी है। जैसा कि अब्दू ने बताया था, मुमताज खासी खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी। उसने चुस्त लिबास पहन रखा था और बड़ी बेबाकी से अपनी बहन के पास खड़ी थी। मैंने कहा, ये शमशाद बीबी कहती है कि इसकी बहन की अभी शादी नहीं हुई, और दूसरी बात यह है कि तुम तो दरिया में डूब गए थे, यहाँ कैसे पहुंचे हो? वो कुछ नहीं बोला, बस हसरत भरी नजरों से नोटों की पोटली को देखे जा रहा था। मैंने कहा, मैं सारी कहानियां सुनकर आया हूँ। जैनू ने मुझे सब कुछ बता दिया है, ये रकम उसकी है और वहां तुम्हारी एक बीवी भी मौजूद है।
उसने मुमताज की तरफ देखा और कहा, मेरी एक ही बीवी है, मैं किसी अमीना को नहीं जानता। उसने बौखलाहट में खुद ही अमीना का नाम ले दिया था। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अमीना की बात कर रहा हूँ? उसने झिंझिला कर कहा, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं पागल हो गया हूँ, मेरी बात पर यकीन न करें। मैंने कहा, उधर तुम्हारी और अमीना की शादी के 4 गवाह भी मौजूद हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी दूसरी शादी पर कोई एतराज नहीं है। तुम अभी 2 शादियां और कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें 4-5 साल इंतजार करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि चोरी और फ्रॉड के जुर्म में तुम्हें 5 साल की सजा जरूर हो जाएगी। मैंने एक सिपाही को उसका सामान बांधने के लिए कहा और दूसरे को तांगा लेने भेज दिया। फिर मुमताज की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, तुम भी ज़ेरे हिरासत हो, हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। मुमताज ने मुतरन्नम आवाज में कहा, ऐसे ही? मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इसकी बीवी नहीं हूं, हम तो अपनी चीजें लेने यहाँ आए थे, चलो बाजी चलें। मैंने कहा, अब चलना इतना आसान नहीं है, तुम्हारा पुराना दोस्त और तुम्हारे फ्रॉड का सबसे बड़ा गवाह साजिद अली हवालात में बंद है। उसने हमें बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई है, उसकी अगली किस्त तुम्हारी मौजूदगी में सुनेंगे। उसने कहा, मुझे कहानियां सुनने का शौक नहीं है और मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, जो कुछ किया है इसी ने किया है। गुलाम सरवर ने चीख कर कहा, मुमताज बकवास बंद करो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने पर किया है। तुम मेरी भतीजी को साथ रखने पर तैयार नहीं थी, ये सारा ड्रामा तुम्हारा और साजिद का तैयार किया हुआ है। मैं इस चक्कर के खिलाफ था। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां करने लगे। ताहम हकीकत ये थी कि मुमताज ने दौलत के लालच में आकर गुलाम सरवर से शादी की थी और दौलत को हाथ से निकलते देखकर उसने तोते की तरह आंखें फेर ली थी। जैनू और अमीना को सारी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। दोनों हैरत से कभी रकम की पोटली को और कभी गुलाम सरवर की तरफ देखती थी। गुलाम सरवर की गिरफ्तारी की खबर पूरी बस्ती में फैल गई थी और लोग बड़ी तादाद में वहां जमा हो गए थे। उनमें खुदाबख्श और उसके बीवी बच्चे भी शामिल थे। खुदाबख्श की बीवी, जिसने जैनू को मनहूस करार देकर अपने घर से निकाल दिया था, अब उसके साथ लग कर बैठी हुई थी और ललचाई हुई नजरों से नोटों की तरफ देख रही थी। गुलाम सरवर को हथकड़ी लगी हुई थी और वह सर झुकाए दीवार के साथ खड़ा था। मुमताज चादर में मुंह छुपाए फर्श पर बैठी थी। जैनू ने बड़ी दुखी आवाज में कहा, चाचा, मैंने तो खुद ही सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया था, फिर तुमने चोरी क्यों की? गुलाम सरवर कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर बोला, जैनू बेटी, बात यह है कि अंदर से मैं भी वैसा ही हूँ जैसे तुम्हारा बाप था। फर्क सिर्फ इतना है कि वो दलेरी से वारदातें करता था, मैंने बुजदिली से वही काम किया। खुदा बख्श की बीवी ने जैनू के गिर्द बाजू हाइल किया और बोली, लानत भेजो इसकी शक्ल पर, अब तुम हमारे पास रहोगी। जैनू ने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा, फिर पूछा, चाची, तेरे बेटे की टांग ठीक हो गई है? चाची ने कहा, झल्ली न होवे थे, टांग तो उसकी अपनी गलती से टूटी थी। जैनू उसके बाजू से निकलकर दूसरे कमरे के दरवाजे में चली गई, जहां अमीना घूंघट निकाले खड़ी थी।